आप सुन रहे हैं केएस नॉवल स्टोरी पर रिटर्निंग फ्रॉम द इमॉर्टल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक, मनगढ़ंत या बनावटी कहानी है जो लेखक की कल्पना से लिखी गई है और असल जिंदगी की घटनाओं या लोगों पर आधारित नहीं है। इसमें अक्सर ऐसे पात्र, जगहें या घटनाएं होती हैं जो सच नहीं होती और ये लेस देन काल्पनिक, फिक्शनल, इमेजिनरी कहानियों की एक सामान्य विशेषता है। नॉवल अध्याय 21। बहक जाना। मोटे, क्या चल रहा है? वे तुमसे बहुत डरे हुए लग रहे हैं। हालांकि तांग शियू युआन चुलिंग को लंबे समय से जानता था। उसने कभी युआन चुलिंग के पारिवारिक हालात के बारे में पूछताछ नहीं की थी और युआन चुलिंग भी तांग शियू के सामने अपने परिवार के बारे में शायद ही कभी बात करता था। तांग शियू को बस इतना ही पता था कि युआन चुलिंग के माता पिता का एक बहुत सफल व्यवसाय था जिसकी संपत्ति 100 मिलियन युआन से अधिक थी। इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता था। अभी अभी जो कुछ हुआ था उसके बाद तांग शियू को एहसास हुआ कि उसके सबसे अच्छे दोस्त की पहचान कुछ रहस्यमय सी लग रही है। तांग शियू का सवाल सुनकर युआन चुलिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसकी आंखों में शर्मिंदगी झलक रही थी। मालिक, मामला तो सुलझ चुका है, क्या आप इसमें दखल नहीं दे सकते? तांग शियू ने कुछ नहीं कहा। वह बस युआन चुलिंग को सीधे घूरता रहा। बॉस, मुझे आपसे डर लगता है। मैं आपको सब बता दूंगा। तांग शियू की निगाहों के सामने युआन चुलिंग तुरंत मान गया और शर्माते हुए उसने जियोजियोफा ट्रेडिंग कंपनी के साथ अपने संबंध के बारे में बताया। 5 साल पहले देश ने अवैध सूदखोरी कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की और उन्हें सुधारा। युआन चुलिंग के मामा ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए जियोजियोफा ट्रेडिंग कंपनी का अधिग्रहण कर लिया और उसके मालिक बन गए। हालांकि युआन चुलिंग के मामा झाओ टेलिन अवसरवादी, आलसी और धूर्त किस्म के व्यक्ति थे जिनमें कोई वास्तविक योग्यता नहीं थी। परिणामस्वरूप जियोजियोफा ट्रेडिंग कंपनी के मालिक बनने के बाद उन्हें इसे चलाने का तरीका नहीं पता था और उन्होंने कंपनी के पुराने कर्मचारियों को ही इसे संभालने दिया। कंपनी में अव्यवस्था फैल गई और ज्यादातर समय युआन चुलिंग के माता पिता को ही इसे ठीक करने में मदद करनी पड़ती थी। क्योंकि युआन चुलिंग अक्सर जियोजियोफा ट्रेडिंग कंपनी में आते जाते थे और झाओ टेलिन युआन चुलिंग को बहुत प्यार करते थे, इसलिए समय के साथ जियोजियोफा ट्रेडिंग कंपनी में सभी लोग युआन चुलिंग और झाओ टेलिन के बीच के रिश्ते को समझ गए और परिणामस्वरूप युआन चुलिंग को युवा स्वामी के रूप में मानने लगे। ये जानकर कि जियोजियोफा ट्रेडिंग कंपनी के असली मालिक वास्तव में युआन चुलिंग के माता पिता हैं, तांग शियू को लगा जैसे वह खून थूक कर मर जाएगा। उसने युआन चुलिंग को घृणा भरी निगाहों से देखा और एक शब्द भी नहीं बोल पाया। पिछले 6 महीनों में जियोजियोफा ट्रेडिंग कंपनी द्वारा उन्हें और उनकी मां को बार बार हताशा की स्थिति में धकेले जाने के बारे में सोचते हुए तांग शियू को अन्याय का एहसास हुआ। सू लिंगियो का दिल भी मिली जुली भावनाओं से भरा हुआ था, लेकिन पल भर में ही उसने अपना मिजाज संभाला। फिर युआन चुलिंग को गर्मजोशी से बैठने के लिए आमंत्रित किया, उसे चाय पिलाई और फिर घर को बड़े करीने से साफ किया। बॉस, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे माता पिता के तलाक के बाद से मैं जियोजियोफा ट्रेडिंग कंपनी में बहुत कम जाती थी और उनके कामकाज पर ध्यान भी नहीं देती थी, वरना ऐसा कुछ भी नहीं होता। युआन चुलिंग को जियोजियोफा ट्रेडिंग कंपनी की अंदरूनी बातें अच्छी तरह से पता थीं। जमीन पर फैली गंदगी को देखकर युआन चुलिंग को बहुत पछतावा हुआ। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। युआन चुलिंग के क्षमा प्रार्थी चेहरे को देखकर तांग शियू को राहत मिली। उसने युआन चुलिंग के कंधे पर हाथ फेरा और उत्सुकता से पूछा, मुझे याद है मैंने तुम्हें अपना घर का पता नहीं बताया था, है ना? तुम यहाँ कैसे पहुंची? बॉस, रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है? अचानक से वो गुंडे यहाँ तोड़फोड़ करने क्यों आ गए? क्या आपको इससे निपटने में मेरी मदद चाहिए? रेस्टोरेंट में हुई घटना का संक्षेप में वर्णन करने के बाद युआन चुलिंग ने उत्तेजित होकर पूछा। रेस्तरां का मामला सुलझ गया है, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मासिक अवकाश में 2 दिन की छुट्टी मिलना दुर्लभ है। क्या आप चाची और चाचा के साथ समय बिताने नहीं जा रहे हैं? रेस्तरां के बारे में सुनकर तांग शियू ने अपनी मां का शरीर अकड़ते हुए देखा और बिना झिझक के विषय बदल दिया। बॉस, मैं अभी उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद इस बारे में सोचूंगी। अपने माता पिता का जिक्र होते ही युआन चुलिंग का मूड एकदम खराब हो गया। 10 मिनट बाद सू लिंगियो की बदौलत कमरा एकदम साफ सुथरा था और फिर उन तीनों ने रसोई में बचे हुए खाने से ही रात का खाना खा लिया। खाने की मेज पर सू लिंगियो ने तांग शियू के खाना पकाने की लगातार प्रशंसा की और युआन चुलिंग ने अपना खाना इतनी तेजी से खाया कि लगभग आधे से ज्यादा खाना उसने अकेले ही खत्म कर दिया, जिससे सू लिंगियो और तांग शियू को समझ नहीं आया कि वे हंसें या रोएं। युआन चुलिंग के चुटकुलों और शरारतों से पहले का शांत और उदास वातावरण तुरंत जीवंत और हंसमुख हो गया। बॉस, मुझे याद है आपने कल कहा था कि आप इस मासिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। अब जब सभी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं तो आपको प्रथम स्थान प्राप्त करने का कितना भरोसा है? अनजाने में ही बात मासिक परीक्षा की ओर मुड़ गई और युआन चुलिंग ने घबराए हुए भाव से पूछा। चिंता मत करो, मैंने तुमसे कभी कोई बात बड़ा चढ़ाकर कब कही है? युआन चुलिंग के चिंतित चेहरे को देखकर तांग शियू ने सिर हिलाया और आत्मविश्वास से कहा। तांग शियू के बोलते ही उसे एक तेज खटखट की आवाज सुनाई दी। तांग शियू ने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि उसकी मां का कटोरा अचानक जमीन पर गिर गया था और वह अभी भी उसे स्तब्ध अवस्था में घूर रही थी। शियू, तुमने जो कहा वो सच है? क्या तुम इस मासिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकती हो? सू लिंगियो ने गिरे हुए कटोरे और चॉपस्टिक को उठाने की जहमत भी नहीं उठाई, बल्कि उत्साह से तांग शियू का हाथ पकड़कर पूछा। मां, मासिक परीक्षा के नतीजे ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों में आ जाएंगे, तब आपको परिणाम पता चल जाएगा। तांग शियू अपनी मां की चिंता को स्वाभाविक रूप से समझ गया था। तांग शियू जानता था कि उसकी मां ने अपनी लगभग सारी उम्मीदें उस पर टिका रखी थीं और 1 साल से भी पहले हुई कार दुर्घटना ने उसकी मां की लगभग सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया था। 1 साल से अधिक समय तक हालांकि उसकी मां ने उसका बहुत ध्यान रखा और उसकी देखभाल की और उसके सामने कोई असामान्य व्यवहार नहीं दिखाया। तांग शियू जानता था कि उसके गिरते अंकों और टूटे हुए मन के कारण उसे कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा था। सबसे अधिक दबाव तो उसकी मां पर ही था। अब अचानक ये जानकर कि उसके अंक वापस अपने मूल स्तर पर आ गए हैं, उसकी मां का इतना उत्साहित होना बिल्कुल स्वाभाविक था। तो तुम्हें अपनी पढ़ाई में सुधार करने में सिर्फ 1 महीना लगा?
तांग शियू का सकारात्मक जवाब सुनकर सू लिंग्यू और भी उत्साहित हो गई। बेशक, आपको ये पूछने की भी जरूरत नहीं है कि मैं किसका बेटा हूँ। तांग शियू ने एक खास मुद्रा बनाते हुए और गर्व भरे भाव से कहा, वाह वाह, मुझे पता था कि एक बार तुम्हारा शरीर ठीक हो जाए तो तुम्हारे अंक भी जल्दी ही सामान्य हो जाएंगे। अब तुम्हारे पिता की आत्मा को भी स्वर्ग में शांति मिलेगी। सू लिंग्यू की आवाज में गर्म आंसू भर आए, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सू लिंग्यू और तांग शियू की प्रतिक्रियाओं को देखकर उनके बगल में मौजूद युआन चुलिंग बोलने में हिचकिचाया। उसका चेहरा भी चिंता से भरा हुआ था। इस महीने युआन चुलिंग ने भी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मन लगाकर मेहनत की थी। वह अंकों में सुधार करने की कठिनाई से भलीभांति परिचित था और वह सू लिंग्यू को बताना चाहता था कि कक्षा में अंतिम स्थान से मासिक परीक्षा में प्रथम स्थान तक पहुंचना कितना कठिन था। लेकिन सू लिंग्यू को खुशी के आंसू बहाते देख वह अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि युआन चुलिंग को इस बात की चिंता थी कि सू लिंग्यू और तांग शियू बिना किसी कारण के खुश रहेंगे, लेकिन साथ ही उसे सू लिंग्यू और तांग शियू के बीच माँ बेटे के बंधन से थोड़ी ईर्ष्या भी महसूस हुई। अपनी माँ के दृढ़ निश्चय के साथ घर छोड़ने के दृश्य को याद करते हुए युआन चुलिंग की आंखें धीरे धीरे नम हो गईं। जहां एक और शिंगचेंग नंबर 1 हाई स्कूल के छात्र महीने के मध्य में मिलने वाली अपनी दुर्लभ 2 दिवसीय छुट्टी का आनंद ले रहे थे, वहीं तीसरी कक्षा के हाई स्कूल के शिक्षक परीक्षा पत्रों की ग्रेडिंग के लिए पहले से ही ओवरटाइम काम कर रहे थे। हाई स्कूल के तीसरे वर्ष के छात्रों के शिक्षकों के लिए यह एक प्रकार का आनंद था जिसमें दर्द और खुशी दोनों का मिश्रण था। पीड़ा इस बात की थी कि उन्हें परीक्षा के प्रश्नपत्रों की जांच करने के लिए अपने परिवार के साथ बिताने वाले समय और अपने आराम के समय का त्याग करना पड़ता था, जबकि खुशी इस बात की थी कि वे अपने छात्रों के अंकों में धीरे धीरे सुधार होते हुए देख रहे थे, मानो उन्हें कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद नामांकन बोनस मिल रहा हो। यांग जियान के अंक अच्छे हैं। चीनी भाषा में उसके 128 अंक, गणित में 135 अंक और व्यापक परीक्षा में भी 242 अंक आए हैं। अगर वह अंग्रेजी परीक्षा में 120 से अधिक अंक प्राप्त कर लेता है तो देश के अधिकांश प्रमुख विश्वविद्यालय उसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे। हु क्यूशिंग ने अपनी कक्षा के कई शीर्ष छात्रों के अंकों का मिलान किया और उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। महज एक दोपहर में हाई स्कूल के तीसरे वर्ष के छात्रों के शिक्षकों के लिए सभी छात्रों के प्रश्नपत्रों को इतनी जल्दी जांचना असंभव था, लेकिन इससे कक्षा के शिक्षकों को अपने अपने शीर्ष छात्रों के प्रश्नपत्रों को पहले से ही जांचने से नहीं रोका जा सका। यांग जियान के अंग्रेजी के अंक आ गए हैं 128 अंक। उसका कुल स्कोर 633 अंक तक पहुंच गया है। शिक्षक हूँ, बधाई हो। अगर वह अगले 2 महीनों में कड़ी मेहनत करे तो यांग जियान का जिंगहुआ विश्वविद्यालय में दाखिला होने की पूरी संभावना है। कुछ ही देर में 5वीं कक्षा के अंग्रेजी शिक्षक ने यांग जियान का अंग्रेजी का प्रश्नपत्र हु क्यूशिंग को सौंप दिया। जब शिक्षकों को पता चला कि यांग जियान ने दूसरी मासिक परीक्षा में वास्तव में 633 अंक प्राप्त किए हैं, तो कार्यालय में मौजूद अन्य शिक्षक हु क्यूशिंग की ओर ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगे और फिर एक के बाद एक उन्हें बधाई देने लगे। अफसोस, हमारी कक्षा में तांग लिजुआन को केवल 610 अंक मिले। ऐसा लगता है कि वह फिर से दूसरे स्थान पर ही रह पाएगी। शिक्षक शियाओ, आहें मत भरिए। हमारी कक्षा के सबसे होशियार छात्र को केवल 598 अंक मिले हैं और मुझे नहीं पता कि वह कक्षा के शीर्ष 10 में भी आ पाएगा या नहीं। इस मासिक परीक्षा का स्तर पिछली परीक्षा की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गया है। ये लगभग कॉलेज प्रवेश परीक्षा के स्तर के बराबर हो गया है। जो छात्र 550 से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं वे सभी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के योग्य होंगे। आधे दिन के बाद हाई स्कूल के तीसरे वर्ष के समूह के शिक्षकों ने पिछली मासिक परीक्षा के शीर्ष छात्रों के सभी प्रश्नपत्रों की ग्रेडिंग पूरी कर ली थी और उन्हें मूल रूप से इस मासिक परीक्षा के परिणामों का अच्छा अंदाजा हो गया था। जिन प्रश्नपत्रों की जांच हो चुकी थी उनमें 27 लोगों के अंक 550 से अधिक थे, जिनमें से 5वीं कक्षा के 12 छात्र थे, जो कुल संख्या का लगभग आधा था। इससे सभी ने हु क्यूशिंग को बधाई दी, साथ ही साथ उनकी इस अच्छी किस्मत से ईर्ष्या और जलन भी महसूस की। क्या सबको अभी भी मेरे और शिक्षक हान के बीच लगी शर्त याद है? आधे दिन तक शिक्षकों के एक समूह से प्रशंसा पाने के बाद हु क्यूशिंग थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। उसने जोश से कहा। हु क्यूशिंग के शब्द अदृश्य रूप से मजबूत हाथों की एक जोड़ी की तरह थे जो सभी का गला घोंट रहे थे, जिससे कार्यालय में तुरंत सन्नाटा छा गया। हु क्यूशिंग के संतुष्ट भाव को देखकर दफ्तर में मौजूद अन्य लोगों ने अनजाने में भौहें सिकोड़ लीं। उन्होंने किसी व्यक्ति के प्रति इतनी घृणा कभी महसूस नहीं की थी। मेरी पत्नी ने मुझे कई बार आग्रह किया है, मुझे पहले घर जाकर रात का खाना खाना होगा। अलविदा सभी को, आज बहुत देर हो चुकी है। अगर मैं जल्दी घर नहीं गया तो मेरी गर्लफ्रेंड जरूर नाराज हो जाएगी। मैं अब और पेपर चेक नहीं कर सकता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। प्रत्येक कक्षा के शीर्ष 20 छात्रों के प्रश्नपत्रों की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। शेष प्रश्नपत्रों की जांच कल की जाएगी। आज सभी ने खूब मेहनत की है, इसलिए घर जाकर आराम करें। हु क्यूशिंग की अचंभित निगाहों के सामने जो कमरा कुछ देर पहले लोगों से भरा हुआ था पल भर में खाली हो गया और केवल वह और हान किंगवू ही रह गए। शिक्षक हूँ, क्या आप भी बाकी सब की तरह अब घर जाना चाहते हैं या आप तांग शियू के प्रश्नपत्र को खुद जांचकर उसमें छेड़छाड़ करना चाहते हैं? हान किंगवू ने हु क्यूशिंग की ओर आधे अधूरे मुस्कुराते हुए देखा। उसके चेहरे पर शरारती व्यंग्य झलक रहा था। तुम हान किंगवू के शब्दों से हु क्यूशिंग इतना स्तब्ध रह गया कि उसकी सांसें रुक गईं। उसने हान किंगवू की नाक की ओर इशारा करते हुए काफी देर तक बुदबुदाया, लेकिन एक पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाया। अंत में उसने दरवाजा पटका और हाँफते हुए बाहर निकल गया। अध्याय 22 में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता हूँ। ये 2 दिन निस्संदेह तांग शियू के लिए बेहद आनंदमय रहे। तांग शियू ने अपनी साधना और पढ़ाई को पूरी तरह से त्याग दिया। वह सारा दिन अपनी माँ पर लाड़ प्यार लुटाता रहा और बेशर्मी से उनके स्नेह का आनंद लेता रहा। अमर लोक में अपने 10,000 वर्षों के दौरान तांग शियू ने हमेशा ऐसे दिन की कामना की थी और अब आखिरकार उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। इसलिए तांग शियू अपनी माँ के साथ बिताए हर पल को संजोकर रखता था। चाहे समय हो या स्थान, तांग शियू की निगाहें एक पल के लिए भी अपनी माँ के चेहरे से नहीं हटती थीं। बच्चे, मुझे क्यों घूरते रहते हो? क्या मेरे चेहरे पर कोई फूल है? सू लिंग्यू ने अपने बेटे के लगाव को महसूस किया और प्रसन्न होने के साथ साथ उसे हल्के फुल्के अंदाज में डांटने से खुद को रोक नहीं पाए। माँ का चेहरा तो फूल से भी ज्यादा खूबसूरत है, तांग शियू ने बिना सोचे समझे
अचानक कह दिया, तुम तो बड़ी मीठी बातें करते हो, स्कूल में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड जरूर होगी। अपने बेटे की तारीफ सुनकर सू लिंग्यू का दिल खुशी से भर गया। फिर उसने उसे हल्के फुल्के अंदाज में डांट लगाई, मैं एक गर्लफ्रेंड बनाना चाहूंगी, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी आपके बेटे को पसंद नहीं करता। तांग शियू ने मुंह फुलाते हुए तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हान किंगू की छवि और उसके साथ बिताए अंतरंग क्षण अनायास ही उसके दिमाग में कौंध गए। तो फिर वे अंधे हैं, एक दिन उन्हें इसका पछतावा होगा। अपने बेटे की संतुष्ट और खुश मुस्कान देखकर सू लिंग्यू ने प्यार से तांग शियू के सिर पर हाथ फेरा और फिर उसे गले लगा लिया। खुशियों के पल हमेशा क्षणभंगुर होते हैं। 2 दिन का मासिक अवकाश पलक झपकते ही बीत गया। तांग शियू की अत्यधिक अनिच्छा के बावजूद उसकी मां के आग्रह पर उसे स्कूल वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या तुमने सुना, इस मासिक परीक्षा के नतीजे आ गए हैं? मैंने सुना है कि हमारी कक्षा में से एक छात्र कक्षा के शीर्ष 20 छात्रों में शामिल हुआ है। मैंने भी यही सुना था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि चेंग यानान न सिर्फ लड़ाई में माहिर है बल्कि पढ़ाई में भी इतनी अच्छी है। मैं उसकी बहुत प्रशंसा करती हूँ। चेंग यानान ने पिछली मासिक परीक्षा में केवल 400 अंक प्राप्त किए थे। इस बार अचानक उसके अंकों में 100 से अधिक का सुधार कैसे हो गया? जैसे ही तांग शियू कक्षा में दाखिल हुआ, उसने सुना कि सभी लोग मासिक परीक्षा परिणामों पर चर्चा कर रहे हैं। तांग शियू ने चर्चा में भाग नहीं लिया। इसके बजाय वह गहन चिंतन में डूबा हुआ था और पैसे कमाने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहा था। रेस्तरां में तोड़फोड़ और सूदखोरों द्वारा उनका पीछा किए जाने की घटना के बाद तांग शियू को शक्तिशाली होने का महत्व और भी गहराई से समझ में आया। तांग शियू जानता था कि अगर वह अपने पुनर्जन्म से पहले की तरह ही शक्तिहीन होता, तो उसे और उसकी मां को या तो हेई सांग के नेतृत्व वाले गुंडों द्वारा अपमानित किया जाता या जिउ फा कंपनी के लोगों द्वारा पीटा जाता, जिसके अकल्पनीय परिणाम होते। संयोगवश ही उसने मायोरीड सोर्स वर्ड यूनिवर्स ट्रांसेंडेंट आर्ट को विकसित करने की शर्तें पूरी कर ली थी और अनजाने में ही उसने इसे विकसित कर लिया था, जिसके कारण 1 महीने के भीतर उसके शरीर में जबरदस्त बदलाव आया, जिससे वह इस बार विभिन्न संकटों का सामना करते समय खुद को बचाने में सक्षम हो गया। मायोरीड सोर्स वर्ड यूनिवर्स ट्रांसेंडेंट आर्ट की साधना के दुष्प्रभाव इतने भयावह थे कि तांग शियू ने पिछले 1 महीने से सक्रिय रूप से इसकी साधना करने का साहस नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर किसी अन्य साधना विधि या युद्ध तकनीक को खोजने का प्रयास किया। हालांकि 1 महीने बाद तांग शियू ने अपने मन में मौजूद सभी साधना विधियों और युद्ध तकनीकों को आजमाया और उसने निराशापूर्वक पाया कि अमर लोक की साधना विधियों और युद्ध तकनीकों में आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए कठोर आवश्यकताएं होती हैं, जो उन्हें पृथ्वी पर साधना के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त बनाती हैं। जब साधना के सभी तरीके और युद्ध तकनीकें अव्यवहार्य साबित हुई, तो अगर तांग शियू खुद को और अपने परिवार को बचाने की शक्ति प्राप्त करना चाहता था और यहाँ तक कि बदला लेने के लिए अमर लोक में वापस लौटना चाहता था, तो उसे असंख्य स्रोत शून्य ब्रह्मांड पालौकिक कला की साधना करने का विकल्प चुनना पड़ा। असंख्य स्रोत शून्य ब्रह्मांड पालौकिक कला को विकसित करने के लिए तांग शियू को स्वाभाविक रूप से शरीर को मजबूत करने वाले तरल पदार्थ को परिष्कृत करने के लिए विभिन्न बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियों और खनिजों को प्राप्त करने और एकत्र करने के तरीके खोजने पड़े, जिसका उपयोग उसके शरीर को मजबूत करने के लिए किया जाएगा, और इन सब के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता थी। अगर मैं ताबीज बनाकर बेचूं, तो क्या मुझे धोखेबाज समझकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा? मुझे आश्चर्य होता है कि क्या पृथ्वी पर खेती करने वाले लोग हैं। यदि हाँ, तो उनके लिए धन कमाने हेतु संरचनाएं बनाना एक अच्छा विचार होगा, है ना? या फिर मुझे बेचने के लिए औषधियों को परिष्कृत करना चाहिए? पूरी शाम तांग शियू पैसे कमाने के तरीकों के बारे में सोचता रहा, लेकिन उसने पाया कि अमर लोक में जिन पैसे कमाने के तरीकों पर उसे गर्व था, वे पृथ्वी पर लागू नहीं होते। बॉस, परीक्षा में भले ही गड़बड़ हो गई हो, कोई बात नहीं। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अभी 2 महीने बाकी हैं। अगर हम मेहनत करने को तैयार हैं, तो कॉलेज में दाखिला मिलने का अभी भी मौका है। शाम को पढ़ाई करते समय तांग शियू को फ्राउनिंग और साइन करते देख युआन चुलिंग को लगा कि तांग शियू अपने मासिक परीक्षा परिणाम जानने के बाद ऐसा कर रहा है, इसलिए उसने चुपचाप उसे दिलासा दिया। मोटे, क्या तुम्हें पैसे कमाने के कोई अच्छे तरीके पता हैं? युआन चुलिंग की बात सुनकर तांग शियू की आंखें चमक उठीं। उसने युआन चुलिंग का हाथ पकड़कर उत्साह से पूछा। तांग शियू जानता था कि पैसे कमाने के अच्छे तरीके न सोच पाने का कारण आंशिक रूप से यह था कि वह ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया था और उसमें व्यावसायिक समझ की कमी थी, और आंशिक रूप से ये था कि वह हजारों वर्षों से अमर लोक में रह रहा था और कुछ समय के लिए पृथ्वी की सोच के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। लेकिन युआन चुलिंग अलग थे। युआन चुलिंग के माता पिता सफल व्यवसायी थे और वे उसी माहौल में पले बड़े। उस माहौल में पले बड़े होने के कारण उनकी व्यावसायिक कुशलता और प्रतिभा निश्चित रूप से तांग शियू से कहीं अधिक थी। मालिक, आपको कितने पैसे चाहिए? मैं आपको उधार दे दूंगी। तांग शियू के चिंतित चेहरे को देखकर युआन चुलिंग चौंक गई और जोर से बोली, मैं उधार नहीं लेना चाहता, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे लाभदायक व्यवसाय कौन सा है, या पैसा कमाने का सबसे तेज तरीका कौन सा है? तांग शियू जानता था कि युआन चुलिंग ने उसे गलत समझा है, इसलिए उसने अपना सिर हिला दिया। पैसा कमाने का सबसे तेज तरीका तो जाहिर है डकैती है, बैंकों या गहनों की दुकानों को लूटना। इसमें कोई पूंजी नहीं लगती, सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ता है। इससे आप अमीर जरूर बन जाएंगे, युआन चुलिंग ने बिना किसी झिझक के कहा। युआन चुलिंग की बातें सुनकर तांग शियू ने आंखें घुमाई, फिर युआन चुलिंग के कंधे पर जोर से थप्पड़ मारा और सौम्य भाव से कहा, गंभीर हो जाओ, मैं तुमसे बहुत गंभीरता से सलाह मान रहा हूँ। अगर आप चोरी नहीं करना चाहते या चोरी करने की हिम्मत नहीं रखते, तो लॉटरी टिकट खरीदना ही एकमात्र विकल्प है। इससे भी आप रातों रात अरबपति बन सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर है और बहुत भ्रामक है। और फिर शेयर बाजार में कारोबार करने का विकल्प भी है, लेकिन शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है, और साथ ही इसे सीखने में पर्याप्त समय और ऊर्जा भी लगानी पड़ती है, जो जाहिर तौर पर आपके लिए उपयुक्त नहीं है। तांग शियू, अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो मुझे बताओ। मुझे पैसे कमाने के कई तरीके पता हैं। तुम्हारे लिए अभी पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है इस साल की कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रांतीय शीर्ष अंक प्राप्त करना। अगर तुम शून्य प्रांत में शीर्ष अंक प्राप्त कर लेते हो, तो तुम्हें ढेरों बोनस और विज्ञापन के सौदे मिलने लगेंगे। आम लोग जीवन भर में इतना पैसा नहीं कमा सकते।
तांग शियू और युआन चुलिंग खुशी खुशी बातें कर रहे थे कि अचानक एक आवाज ने उनकी बातचीत में दखल दिया। तांग शियू ने ऊपर देखा तो पाया कि सू जियांगफेई बोल रहा था। वह भौहें चढ़ाकर खड़ा हो गया और सहज ही उसे उठकर मारने का मन करने लगा। हालांकि सू जियांगफेई की बातों ने उसके दिल को धड़का दिया। तांग शियू ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए युआन चुलिंग से पूछा, मोटे, क्या कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रांतीय शीर्ष अंक प्राप्त करने वाला वास्तव में उतना ही आकर्षक होता है जितना वह कहता है? बॉस, प्रांतीय शीर्ष स्कोर बेशक बहुत कीमती होता है, लेकिन दिक्कत यह है कि हम उसे हासिल नहीं कर सकते। हमारे स्टार सिटी फर्स्ट हाई स्कूल में 13 सालों से कोई प्रांतीय शीर्ष स्कोर नहीं रहा है। अगर आप उसे ला सकें तो हमारा स्कूल शायद आपको लाखों रुपये नकद इनाम में देगा। युआन चुलिंग ने तांग शियू की सवालिया निगाहों के सामने कड़वाहट भरे भाव से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं हंसते हंसते लोटपोट हो रहा हूँ। क्या उसे सच में लगता है कि वह टॉप स्कोरर बन सकता है? लगता है अफवाहें सच हैं। तांग शियू के दिमाग में वाकई कुछ गड़बड़ है। परीक्षा से पहले उसने कहा था कि वह अपनी कक्षा में प्रथम आएगा और अब वह कह रहा है कि वह प्रांत में सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा। शायद कुछ दिनों में वह घोषणा कर दे कि वह ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने जा रहा है। तांग शियू के गंभीर चेहरे को देखकर सू जियांगफेई के नेतृत्व में कक्षा 10 के छात्र खिलखिलाकर हंस पड़े। उसके बगल में खड़ी युआन चुलिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया और यहाँ तक कि तांग शियू के सामने बैठी चेंग यानान भी अपनी कोमल भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। केवल तांग शियू ही शांत और संयमित होकर बैठा रहा, यहाँ तक कि उसने अपनी जगह से हिलना डुलना भी बंद कर दिया। वह बस अपने आसपास हंसते हुए सहपाठियों को निश्चिंत निगाहों से देखता रहा, मानो उसका मजाक उड़ाया ही न जा रहा हो। तांग शियू, अंग्रेजी और गणित के परीक्षा पत्र बांटे जा चुके हैं। इन दोनों विषयों में तुम्हें कितने अंक मिले? कहीं सारे अंक शून्य तो नहीं है? काफी देर तक हंसने के बाद सू जियांगफेई ने हौंकते हुए पूछा, मासिक परीक्षा के प्रश्नपत्र वितरित हो गए हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। तांग शियू ने अवाक होकर चारों ओर देखा, फिर उसे एहसास हुआ कि वास्तव में सभी की मेजों पर मासिक परीक्षा के प्रश्नपत्र रखे हुए थे। तब तांग शियू को एहसास हुआ कि वह पैसे कमाने के बारे में इतना सोच रहा था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि अंग्रेजी और गणित के प्रश्नपत्र पहले ही वितरित किए जा चुके थे। मोटे, क्या तुमने मेरे मासिक परीक्षा के प्रश्नपत्र देखे हैं? तांग शियू ने अपनी मेज पर प्रश्नपत्र ढूंढने शुरू किए, फिर फर्श की ओर देखा। प्रश्नपत्र न मिलने पर उसने अपने बगल में बैठी युआन चुलिंग से पूछ ही लिया, बॉस, मैंने आपके मासिक परीक्षा के प्रश्नपत्र नहीं देखे। मुझे लगा कि आपने उन्हें खुद ही रख दिया होगा। युआन चुलिंग ने मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी आवाज में जवाब दिया। परीक्षा के प्रश्नपत्र वितरित होने के बाद युआन चुलिंग का सारा ध्यान चमकदार लाल अंकों पर केंद्रित था और उसने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि तांग शियू को उसके मासिक परीक्षा प्रश्नपत्र मिले हैं या नहीं। हालांकि तांग शियू के बारे में अपनी समझ के आधार पर युआन चुलिंग को नहीं लगता था कि तांग शियू नाटक कर रही है। वह जानता था कि तांग शियू को शायद सचमुच अपने मासिक परीक्षा प्रश्नपत्र नहीं मिले हों, इसलिए युआन चुलिंग भी असमंजस में था। हाँ, मैं हंसते हंसते लोटपोट हो रही हूँ। परीक्षा से पहले उसने कसम खाई थी कि वो कक्षा में प्रथम आएगा, लेकिन अब तो वो अपने मासिक परीक्षा के प्रश्नपत्र दिखाने की भी हिम्मत नहीं कर रहा। क्या मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला और उसे अंग्रेजी और गणित दोनों में शून्य अंक मिले? तांग शियू और युआन चुलिंग को नाटक करते देख सू जियांगफेई अपनी हंसी नहीं रोक पाई और फिर से खिलखिला उठी। उसने आधे घंटे के भीतर सभी परीक्षाएं जमा कर दी, जिससे लगभग पूरे स्कूल को पता चल गया कि हमारी कक्षा में ऐसा प्रतिभाशाली बच्चा पैदा हुआ है। ये सचमुच बेतुका है, सबका ध्यान अपनी ओर खींचना, खुद को मूर्ख साबित करना और अब नासमझी का नाटक करना। तांग शियू, क्या तुम 5वीं कक्षा में काफी शर्मिंदा नहीं हुए? तुम तो 10वीं कक्षा में आकर सबके सामने तमाशा करने दौड़ पड़े। सच में तुम में बहुत अकड़ है। सू जियांगफेई के नेतृत्व में कक्षा 10 के छात्रों ने व्यंग्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तांग शियू को घेर लिया और बीच बीच में उसकी आलोचना और उपहास करते रहे, लगभग उसकी नाक पर उंगली उठाकर उसे कोसने की हद तक। तांग शियू, एक पल के लिए बाहर आओ। युआन चुलिंग जैसे ही आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं पाई। कक्षा के दरवाजे पर अचानक एक स्पष्ट लेकिन मधुर आवाज सुनाई दी। इस बेहद परिचित लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज को सुनते ही कक्षा में शोरगुल अचानक थम गया। कई लोग जल्दी से अपनी सीटों पर लौट आए, कागज और कलम निकाले और समस्याओं को हल करने का नाटक करने लगे। अध्याय 23। कोई सबसे निर्लज नहीं होता, केवल अधिक निर्लज होता है। अचानक हान किवू कक्षा के दरवाजे पर प्रकट हुई। 1 साल से अधिक समय बीतने के बाद हान किवू ने कक्षा 10 में अपनी प्रतिष्ठा पूरी तरह से स्थापित कर ली थी और छात्रों का गहरा स्नेह और सम्मान अर्जित कर लिया था। तांग शियू, क्या तुम्हें पता है कि शिक्षक ने तुम्हें क्यों बुलाया? गलियारे के बाहर हान किवू कुछ पल चुप रहने के बाद धीरे से बोली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह मासिक परीक्षा के बारे में होना चाहिए, है ना? तांग शियू का दिमाग एक आम इंसान से कहीं ज्यादा तेज था, इसलिए हान किवू के फोन करते ही वह समझ गया कि क्या हो रहा है और स्वाभाविक रूप से उसे पता था कि कैसे जवाब देना है। तांग शियू की बातें सुनकर हान किवू फिर चुप हो गई। उसने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी कर लीं और बिना पलक झपकाए तांग शियू को घूरने लगी। पहले तो तांग शियू की नजरें हान किवू की नजरों से मिलीं। उसकी आंखों में शरारत भरी छेड़छाड़ झलक रही थी। कुछ समय बाद तांग शियू आखिरकार मान गया। हान किवू की निगाहें इतनी पवित्र थीं कि उन पर धूल का एक कण भी नहीं लगा था। तांग शियू उस पवित्रता को भंग करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। टीचर हान, आपने मेरे अंग्रेजी और गणित के परीक्षा प्रश्नपत्र जब्त कर लिए। मेरे अंक देखकर आपको लगा कि मैंने नकल की है, लेकिन आप पूरी कक्षा के सामने मुझे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए आपने मेरी गलती छिपाने की कोशिश की। हालांकि हान किवू ने एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन तांग शियू उनकी आंखों में छिपे भाव को समझ गई। तुमने सच में धोखा तो नहीं दिया? तांग शियू की ये बातें सुनकर हान किवू का कोमल शरीर कांप उठा और उसकी आंखों में निराशा झलक उठी। शिक्षक, क्या आपको याद है मैंने परीक्षा से पहले आपसे क्या कहा था? तांग शियू ने हान किवू के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय खुद एक प्रश्न पूछ लिया। तांग शियू की बातें सुनकर हान किवू के कोमल गोरे चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। उसे परीक्षा से पहले वाली रात की घटना साफ याद थी, जब तांग शियू ने न केवल जबरदस्ती उसे चूमा था, बल्कि जानबूझकर अपनी बातों से उसे बहकाया था, जिसके कारण उसने तांग शियू की जीवन भर रक्षा और देखभाल करने का वादा कर दिया था।
टीचर हान, परीक्षा से पहले मैंने कहा था कि मैं इस मासिक परीक्षा को गंभीरता से लूंगी और हु क्यूशिंग को इतना पछतावा करवाऊंगी कि उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। आप भूली तो नहीं है ना? हान किंगवू का बेहद खूबसूरत चेहरा देखकर तांग शियू समझ गया कि हान किंगवू ने कुछ गलत समझा है। उसने मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया, तुम्हें अभी भी याद है कि तुमने ऐसा कुछ कहा था, तो फिर इस मासिक परीक्षा में इतना हंगामा क्यों मचाया? चीनी परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में बैठकर रोना और खो जाना एक बात है, लेकिन हर अगली परीक्षा में तुमने अपने प्रश्न पत्र जमा करके आधे घंटे से भी कम समय में क्यों चली गई? तुमने अपने शिक्षक को सचमुच निराश किया है। तांग शियू की बातें सुनकर हान किंगवू का गुस्सा भड़क उठा और उसकी आवाज अनजाने में 10 डेसिबल से भी ज्यादा ऊंची हो गई। तांग शियू ने उसकी बातों पर कड़वी मुस्कान दी। उसने अनजाने में अपनी नाक रगड़ी, उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा हुआ था। शिक्षक हान, प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। जब तक परिणाम अच्छा होगा सब ठीक रहेगा, है ना? तांग शियू ने कक्षा की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा। तुम्हारा मतलब क्या है? नतीजा अच्छा है, बड़े बेवकूफ। तुम्हारे अंक तो बिल्कुल नकली हैं। चीनी में 140 अंक, अंग्रेजी में 150 अंक, गणित में 150 अंक और विज्ञान में 272 अंक। तुम्हारा कुल स्कोर 712 अंक तक पहुंच गया। यांग जियान, जो कक्षा की मासिक परीक्षाओं में लगातार प्रथम आता रहा है, उसने इस बार केवल 633 अंक प्राप्त किए। तुम उससे पूरे 79 अंक ज्यादा हो। इसका मतलब है कि मैं उससे बेहतर हूँ। शिक्षिका हान को खुश होना चाहिए, है ना? तुम इतनी गुस्से में क्यों दिख रही हो? तांग शियू ने हैरानी से पूछा। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उस बदमाश हु क्यूशिंग ने कहा कि तुमने परीक्षा में नकल की है। जब मैंने परीक्षा कक्ष की निगरानी फुटेज देखने की जिद की तो उसने कहा कि किसी ने प्रश्न पत्र लीक किए हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इतने अंक ला सकती हो। सिर्फ उसे ही नहीं, तीसरे साल के पूरे समूह में किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने अंक ला सकती हो। ये देखकर कि तांग शियू को समस्या की गंभीरता का एहसास नहीं हो रहा था, हान किंगवू गुस्से से चिल्ला उठी। शिक्षक जी, शांत हो जाए, आपको शांत होने की जरूरत है। ये देखकर कि न केवल उनकी कक्षा के कई छात्र हंगामा देखने के लिए बाहर झांक रहे थे, बल्कि हान किंगवू की आवाज से अगली कक्षा के भी कई लोग आकर्षित हो गए थे। तांग शियू ने तुरंत उन्हें याद दिलाया। शांत हो जाओ, बड़े बेवकूफ। अब हु क्यूशिंग का कहना है कि तुम्हें इतने अच्छे नंबर सिर्फ इसलिए मिले क्योंकि तुमने परीक्षा के प्रश्न पत्र पहले ही देख लिए थे, और वो ये जता रहा है कि मैं एक हारी हूँ जिसने जानबूझकर तुम्हें प्रश्न पत्र लीक किए। इस बारे में हम क्या करें? हान किंगवू ने तांग शियू को गुस्से से घूरते हुए लगभग नखरे से मदद मांगी। हान किंगवू को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस समय उसका व्यवहार उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। हान किंगवू ने तांग शियू के सामने एक शिक्षक की तरह व्यवहार नहीं किया, बल्कि वह एक समान मित्र की तरह थी। क्या वह सचमुच इतना बेशर्म है? तांग शियू ने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके अचानक गुस्से का इतना उल्टा असर होगा। तांग शियू ने पहले अपनी ताकत को छिपाने पर विचार किया था और धीरे धीरे अपने परीक्षा अंकों में सुधार करके इसे स्वाभाविक बनाने और सभी के लिए विश्वास करना आसान बनाने की कोशिश की थी। हालांकि जब भी तांग शियू को हु क्यूशिंग का घमंडी चेहरा याद आता तो उसे गुस्सा आ जाता था और यांग जियान और सू जियांगफेई जैसे लोग उसका लगातार मजाक उड़ाते रहते थे। इस वजह से तांग शियू का मन अचानक बदल गया। भले ही उसके अंक बहुत अधिक या बहुत कम न हो, जब तक उसके ग्रेड में सुधार होता रहेगा, उस पर नकल करने का संदेह अवश्य रहेगा। औसत अंक लाने और नकल के संदेह में फंसने के बजाय सीधे शीर्ष पर पहुंचना बेहतर था, जिससे दूसरों के लिए उस पर नकल का संदेह करना असंभव हो जाता। अगर उसके परीक्षा अंक पूरी कक्षा में सबसे अधिक थे तो वह भला किससे नकल कर सकता था? हान किंगवू के वर्णन को सुनने के बाद तांग शियू को एहसास हुआ कि कुलीन लोग, अगर आप उन्हें पीठ पीछे गोली भी मार दें तो वे केवल यही संदेह करेंगे कि बंदूक गलती से चल गई, जबकि निर्लज लोग, चाहे आप कितना भी अच्छा काम करें, आपको बदनाम करने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढ लेंगे। तांग शियू, अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम्हारे परीक्षा के अंक असली हैं, तो मेरे पास तुम्हारा नाम साफ करने और उस बदमाश हु क्यूशिंग से तुमसे माफी मंगवाने का एक तरीका है। तांग शियू के उत्साहित चेहरे को देखकर हान किंगवू की आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ गई और उसे अचानक तांग शियू की बातों पर विश्वास हो गया। हान किंगवू ने यह वाक्य अंग्रेजी में कहा। हालांकि वह तांग शियू पर विश्वास करती थी, फिर भी हान किंगवू ये जानने के लिए तांग शियू की परीक्षा लेना चाहती थी कि क्या उसके अंक वास्तव में कक्षा में प्रथम स्थान के स्तर तक पहुंचे थे, जैसा कि उसने दावा किया था। टीचर हान, असल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार दुर्घटना के बाद भले ही मेरे दिमाग में कुछ समस्याएं थीं, लेकिन मेरे नंबर नहीं गिरे। मैं बस परीक्षा से डरने लगा था, इसीलिए मेरे नंबर इतने खराब हो गए। क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? तांग शियू जानता था कि 1 महीने के अंदर आखिरी स्थान से पहले स्थान पर आना थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया गया था, इसलिए उसने झूठ बोल दिया। बेशक तांग शियू ने यह वाक्य अंग्रेजी में भी कहा था। ये देखकर कि तांग शियू न केवल अंग्रेजी में कही गई उसकी बातों को पूरी तरह से समझती है, बल्कि प्रामाणिक अमेरिकी अंग्रेजी में उससे धाराप्रवाह बातचीत भी करती है, हान किंगवू की आंखें तुरंत चमक उठी। तांग शियू, क्या तुम सच में अपने शिक्षक से मजाक नहीं कर रही हो? कुछ पल की इंद्रेपन के बाद हान किंगवू ने आखिरकार तांग शियू के शब्दों पर ध्यान दिया। वह खुशी से झूम उठी। शिक्षक हान, मैं आपको एक पल के लिए धोखा दे सकता हूँ, लेकिन क्या मैं आपको जीवन भर के लिए धोखा दे सकता हूँ? मेरी बात सच है या झूठ, क्या आपको अगले 2 मासिक परीक्षाओं में पता नहीं चल जाएगा? तांग शियू ने पलकें झपकाईं, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बहुत बढ़िया, शानदार। मैं पहले से ही कल्पना कर सकता हूँ कि हु क्यूशिंग को कल इतना पछतावा होगा कि वह खून थूक देगा। तांग शियू से पुष्टि भरा जवाब पाकर हान किंगवू अपनी हंसी नहीं रोक सका और फिर उसने तांग शियू को उसके अंग्रेजी और गणित के परीक्षा प्रश्न पत्र सौंप दिए। परीक्षा पत्र मिलने के बाद तांग शियू आराम से कक्षा में चली गई, जबकि हान किंगवू पूरी तरह से तनावमुक्त महसूस करते हुए बाहर निकल गई। तांग शियू के कक्षा में कदम रखते ही शाम के स्व अध्ययन सत्र की समाप्ति की घंटी पूरे स्कूल में बज उठी। पहले शांत रहने वाला स्कूल अचानक एक ऐसे हलचल भरे तालाब में बदल गया जिसमें मानो कोई विशाल चट्टान फेंक दी गई हो। तांग शियू ने जल्दी से अपनी डेस्क को ठीक किया और चुपचाप स्कूल से निकल गया। हालांकि युआन चुलिंग द्वारा पहले बताए गए धन कमाने के कई तरीके युआन चुलिंग को खुद अविश्वसनीय लग
रहे थे, लेकिन तांग शियू ने उन्हें दिल से मान लिया था। बेशक इस बार तांग शियू चोरी करने, लॉटरी टिकट खरीदने या शेयर बाजार में हाथ आजमाने के लिए नहीं जा रहा था। आधे घंटे बाद तांग शियू कांगलोंग क्लब नामक एक आर्केड में दिखाई दिया। तांग शियू को इस आर्केड के बारे में हमेशा से पता था और वह कई बार इसके पास से गुजरा भी था, लेकिन वह कभी अंदर नहीं गया था। उसे बस इतना पता था कि स्कूल के कई लड़के आर्केड के दीवाने थे, अक्सर अपनी जेब खर्च से उन्हें पैसे देते थे और खूब मजे करते थे। जैसे ही उसने आर्केड में कदम रखा, तांग शियू ने अनजाने में अपनी नाक ढक ली और उसकी सुंदर तलवार जैसी भौहें एक गांठ की तरह सिकुड़ गईं। क्योंकि आर्केड शोरगुल भरा, धुएं से ग्रस्त और दुर्गंधयुक्त था, इसलिए ये बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग दुनिया जैसा था, जिससे तांग शियू का दम घुटने लगा था। हालांकि अपने लक्ष्य को याद रखते हुए तांग शियू ने बाहर भागने की इच्छा को दबा लिया। यह आर्केड पूरे 400 वर्ग मीटर में फैला हुआ था और पूरी तरह से स्लॉट मशीनों से भरा हुआ था। इसमें विभिन्न प्रकार और आकार की स्लॉट मशीनों की 6 पंक्तियां थीं, जिनमें कुल मिलाकर 100 से अधिक मशीनें थीं। लगभग हर स्लॉट मशीन के आसपास कई, बल्कि 1 दर्जन से भी अधिक लोग खड़े थे। दरअसल उस छोटे से आर्केड में 1000 से अधिक लोग जमा हो गए थे। तांग शियू ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि इन 1000 लोगों में से लगभग आधे लोग स्कूल की वर्दी पहने हुए थे, जिनमें से अधिकांश आसपास के स्कूलों के थे। नाबालिगों की तुलना में जुआ मशीनें बहुत भ्रामक होती हैं। कई नाबालिग शुरू में सोचते हैं कि वे खेल रहे हैं, लेकिन अंत में उन्हें इसकी लत लग जाती है और वे अपनी पढ़ाई की उपेक्षा करने लगते हैं। हलचल भरे शहर के बीचों बीच स्थित यह आर्केड छात्रों के प्रवेश पर कोई रोक नहीं लगाता और इसका प्रभाव वास्तव में बहुत नकारात्मक है। आर्केड के शोरगुल भरे माहौल को चुपचाप देखते हुए तांग शियू को इससे तीव्र घृणा होने लगी। तांग शियू ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि चुपचाप ये देखती रही कि स्लॉट मशीनें कैसे खेली जा रही हैं। आर्केड में ऐसे कई लोग मौजूद थे, इसलिए तांग शियू के व्यवहार ने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। पूरे 1 घंटे के बाद तांग शियू ने आखिरकार एक वेटर से 10 सिक्के लिए और फिर एक स्लॉट मशीन के पीछे कतार में लग गया। स्लॉट मशीन का मूल संचालन बहुत सरल है। एक सिक्का डालें और लीवर खींचें। यदि मध्य फ्रेम में दिखाई देने वाले प्रतीक आपस में मेल खाते हैं, तो आप एक पुरस्कार जीतते हैं, जिसकी राशि प्रतीकों के प्रकट होने की संभावना पर निर्भर करती है। कभी कभी भले ही प्रतीक मेल न खाएं, फिर भी कुछ प्रतीकों के दिखने पर छोटा इनाम मिल सकता है। आमतौर पर चेरी। कभी कभी मशीन में एक वाइल्ड प्रतीक भी हो सकता है, जो किसी भी अन्य प्रतीक से मेल खा सकता है। इस वाइल्ड प्रतीक के लिए मिलने वाला इनाम आमतौर पर सामान्य इनामों से अधिक होता है। हालांकि स्लॉट मशीनों से पैसा कमाना बहुत मुश्किल था। तांग शियू ने 1 घंटे तक अवलोकन किया और पाया कि स्लॉट मशीन खेलने वाले अधिकांश लोग पैसा हार रहे थे। यहाँ तक कि अगर कोई कभी कभार थोड़ी सी रकम जीत भी लेता था, तो वह जल्दी ही अपनी सारी जीत गंवा देता था। 1 घंटे के अवलोकन के दौरान एक औसत व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक तेजी से काम करने वाले अपने दिमाग के बल पर तांग शियू ने पहले ही प्रत्येक स्लॉट मशीन की भुगतान दरों से खुद को परिचित कर लिया था और प्रत्येक मशीन के जीतने के पैटर्न को भी समझ लिया था। तांग शियू, सच में तुम ही हो। मुझे लगा मैंने गलत देखा। तुम्हारे पास ट्यूशन के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन आर्केड में स्लॉट मशीन खेलने के लिए पैसे हैं। तुम तो कमाल हो। जैसे ही तांग शियू की बारी आने वाली थी, अचानक एक आश्चर्यजनक चीख उसके कानों में गूंजी, जिससे उसका ध्यान स्लॉट मशीन से हट गया। अध्याय 24 ईर्ष्यालु भाग्य। तांग शियू के बगल में अचानक प्रकट होने वाला व्यक्ति सू जियांगफेई था। अपने तीसरे वर्ष के हाई स्कूल के छात्रों पर अध्ययन का दबाव बढ़ाने के लिए स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल ने जानबूझकर मासिक परीक्षा के प्रश्नों को अधिक कठिन बना दिया। इसलिए इस मासिक परीक्षा में छात्रों के परिणाम आमतौर पर आदर्श नहीं थे। सू जियांगफेई के अंक पहले से ही औसत थे और इस मासिक परीक्षा के बाद उसका दिल और भी टूट गया। जब उसे पता चला कि कक्षा के अधिकांश छात्रों के अंक कम हैं, तब जाकर उसने चैन की सांस ली। फिर भी अपने अंक देखने के बाद सू जियांगफेई का मनोबल अभूतपूर्व रूप से गिर गया। सुबह की स्व अध्ययन सत्र समाप्त होते ही वह तुरंत अपने 2 सहपाठियों को कांगलोंग क्लब में ले गया ताकि अपना गुस्सा निकाल सके। सू जियांगफेई ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी मुलाकात आर्केड में किसी परिचित से होगी, और यह परिचित ऐसा व्यक्ति था जिसके ऐसे स्थान पर आने की संभावना सबसे कम थी। तांग शियू ने सू जियांगफेई पर बस एक नजर डाली और फिर अपनी दृष्टि हटा ली, क्योंकि लाइन में तांग शियू के आगे खड़े व्यक्ति के सारे टोकन खत्म हो चुके थे और अब स्लॉट मशीन खेलने की उसकी बारी थी। तांग शियू नहीं चाहता था कि सू जियांगफेई उसकी पैसे कमाने की योजना में देरी करे। हालांकि सभी स्लॉट मशीन प्रोग्राम पूर्व निर्धारित होते हैं और भुगतान अनियमित होते हैं, फिर भी जीत की गारंटी देने वाला कोई तरीका खोजना मुश्किल है। हालांकि सावधानीपूर्वक अवलोकन और सटीक गणना के बाद तांग शियू ने पाया कि बड़े पुरस्कार जीतने की संभावना बढ़ाने या कम से कम एक निश्चित लाभ अर्जित करने के कुछ तरीके अभी भी मौजूद हैं। अधिकांश मामलों में एक मशीन एक निश्चित राशि का निवेश करने पर भुगतान करती है और प्रगतिशील जैकपॉट जीतने की उच्च संभावना होती है। तांग शियू की आर्थिक स्थिति को देखते हुए स्वाभाविक रूप से वह अकेले इतने सारे टोकन का निवेश नहीं कर सकता था, लेकिन इससे उसे जैकपॉट जीतने से नहीं रोका जा सका। आखिरकार आर्केड में स्लॉट मशीन खेलने के लिए इतने सारे लोग कतार में लगे थे और वे लोग जाहिर तौर पर सिर्फ अपना गुस्सा निकालने या अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहां आए थे। उन्होंने भुगतान तालिका नहीं पढ़ी थी। भुगतान दर और वापसी दर का अध्ययन करना तो दूर की बात है। हालांकि तांग शियू ने पूरा 1 घंटा आर्केड में मौजूद सैकड़ों स्लॉट मशीनों की भुगतान तालिका का अध्ययन करने और उनके कुल टोकन की स्थिति को याद करने में बिताया। चुपचाप स्लॉट मशीनों के सामने कतार में खड़े लोगों की संख्या और उनके पास मौजूद टोकनों की संख्या का अवलोकन और गणना करने के बाद तांग शियू ने निर्णायक रूप से इस विशेष स्लॉट मशीन के सामने कतार में लगने का फैसला किया। जब लाइन में तांग शियू के आगे खड़े व्यक्ति ने अपने टोकन का उपयोग पूरा कर लिया, तो तांग शियू ने अवचेतन रूप से राहत की सांस ली। अगर तांग शियू की गणना में जरा सी भी गलती होती, तो इस स्लॉट मशीन के प्रगतिशील जैकपॉट का उससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि इस स्लॉट मशीन से पैसे मिलने के लिए इसमें केवल 5 और टोकन डालने की जरूरत थी। किसी के लाइन में घुसने के डर से जैसे ही मेरे आगे वाला व्यक्ति चला गया, तांग शियू ने बिना किसी झिझक के स्लॉट मशीन में एक टोकन डाला और स्पिन बटन दबा दिया। तांग शियू की गतिविधि के तहत स्लॉट मशीन के 3 कांच के फ्रेम में बने पैटर्न तेजी से घूमने लगे। यदि विशिष्ट पैटर्न दिखाई देते, जैसे कि 3 एक जैसे पैटर्न, तो
पैसे निकलते और जितने अधिक एक जैसे पैटर्न दिखाई देते, इनाम की राशि उतनी ही अधिक होती। कुछ सेकंड बाद पैटर्न घूमना बंद हो गए, लेकिन स्लॉट मशीन से कोई आवाज नहीं आई। हा, तुम गंवार, इतनी जल्दी में क्या तुमने पहले कभी स्लॉट मशीन नहीं खेली? स्लॉट मशीन खेलना गति का खेल नहीं है, ये भाग्य का खेल है। तांग शियू का टोकन बेकार जाते देख सू जियांगफेई बगल में हंसे बिना नहीं रह सकी। तांग शियू ने सू जियांगफेई की ओर देखने की जहमत तक नहीं उठाई। उसने एक और टोकन डाला और स्पिन बटन को फिर से दबा दिया। कुछ सेकंड बाद पैटर्न फिर से घूमना बंद हो गए, लेकिन स्लॉट मशीन से अभी भी कोई आवाज नहीं आई। दोस्त, लगता है ये मशीन खराब है। ये सिर्फ पैसे लेती है, पैसे नहीं देती। मैं आधे घंटे से इसे देख रहा हूँ, लेकिन इसने एक भी टोकन नहीं निकाला। मेरा सुझाव है कि तुम इस स्लॉट मशीन पर अपने टोकन बर्बाद करना बंद करो। तांग शियू के लगातार 2 टोकन डालने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया न देखकर वहां मौजूद एक व्यक्ति ने जोर से उसे याद दिलाया। तांग शियू ने उस व्यक्ति को कृतज्ञता भरी नजरों से देखा, फिर अपनी जेब से टोकन निकालना जारी रखा। तांग शियू, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग कह रहे हैं कि यह मशीन समस्याग्रस्त है और तुम फिर भी इसमें पैसा लगा रहे हो। क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है कि उसे खर्च करने की कोई जगह नहीं है? तांग शियू की प्रतिक्रिया देखकर सू जियांगफेई खुद को बड़बड़ाने से रोक नहीं पाए। तांग शियू ने सू जियांगफेई पर ध्यान नहीं दिया और सिक्का डालने वाले स्लॉट में टोकन डालना जारी रखा। इस बार तांग शियू ने तुरंत स्पिन बटन नहीं दबाया। इसके बजाय उसने बेट मैक्स बटन दबाया और फिर एक और सिक्का डाला। 2 बार ऐसा दोहराने के बाद तांग शियू की उंगली आखिरकार स्पिन बटन पर आकर रुक गई। स्लॉट मशीन का सबसे रोमांचक हिस्सा जैकपॉट होता है। हर स्लॉट मशीन में प्रोग्रेसिव जैकपॉट नहीं होता। आमतौर पर अगर आप किसी कैसीनो गेम का अंग्रेजी संस्करण खेल रहे हैं और आपको प्रोग्रेसिव स्लॉट लिखा हुआ दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोग्रेसिव जैकपॉट है। जैकपॉट जीतने के लिए आपको हर बार 3 चिप्स दांव पर लगाने होते हैं। एक बार प्रोग्रेसिव जैकपॉट लग जाने पर स्लॉट मशीन में मौजूद सभी टोकन वितरित हो जाएंगे। तांग शियू द्वारा पहले 2 टोकन अलग अलग डालने का कारण सबसे उपयुक्त समय पर अधिकतम दांव लगाना था। वो सचमुच पागल हो गया है और ये एक गंभीर मामला है। चलो वहां जाकर खेलते हैं। इस बेवकूफ को खेलते देखना मुझे असहज कर देता है। तांग शियू द्वारा बार बार उसकी बात अनसुनी किए जाने पर सू जियांगफेई गुस्से से भड़क उठा। कुछ बुदबुदाते हुए वो मुड़ा और चला गया। अगले ही पल सू जियांगफेई अपनी जगह पर जड़वत खड़ा रह गया, मानो उस पर कोई बंधनकारी जादू कर दिया गया हो। जैसे ही सू जियांगफेई ने पीछे मुड़ा, लगभग उसी क्षण उसके कानों में एक तेज झंझनाहट की आवाज सुनाई दी। सू जियांगफेई, जो अक्सर आर्केड में गेम खेलती थी, अच्छी तरह जानती थी कि इसका मतलब इनाम मिलना है और आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह एक बड़ी रकम थी। अवचेतन रूप से तांग शियू द्वारा अभी किए गए लगातार 2 सट्टेबाजी के कृत्य सू जियांगफेई के दिमाग में कौंध गए। प्रगतिशील जैकपॉट, उसने सचमुच प्रगतिशील जैकपॉट जीत लिया। सू जियांगफेई के मन में एक हास्यास्पद विचार आया, जिससे वह अनजाने में ही आश्चर्यचकित रह गया। जब स्लॉट मशीन से झंझनाहट की तेज आवाज आई, तो सू जियांगफेई ही नहीं, बल्कि स्लॉट मशीन के आसपास खड़े होकर हंगामा देख रहे सभी लोग भी स्तब्ध रह गए, क्योंकि इस बार स्लॉट मशीन का शोरगुल कुछ ज्यादा ही देर तक चलता रहा। स्लॉट मशीन ने इतना शोर मचाया कि न केवल आसपास खेल रहे अन्य लोग आकर्षित हुए, बल्कि आर्केड का मालिक भी वहां आ गया। क्या हुआ? क्या चल रहा है? क्या किसी ने मेरी मशीन तोड़ दी? एक थोड़े मोटे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बड़बड़ाते हुए स्लॉट मशीन के आगे की और धक्का मुक्की की। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने फर्श पर बिखरे हुए टोकन देखे, तो उसके होंठ फड़कने लगे और फिर वह जोर से हंसते हुए बोला, बधाई हो नौजवान, इस मशीन ने 1 महीने से कोई इनाम नहीं दिया है और तुमने तो जैकपॉट जीत लिया। मुझे यकीन है कि तुमने इस बार 10,000 से भी ज्यादा जीते होंगे, है ना? मालिक की उत्साहपूर्ण मुस्कान देखकर तांग शियू बेहद असहज महसूस कर रहा था। क्या दूसरे पक्ष को अभी तक पीड़ा का भाव नहीं दिखाना चाहिए था, या बस ये कहकर स्लॉट मशीन के खराब होने का दावा नहीं करना चाहिए था और उसकी बड़ी जीत को नकार देना चाहिए था? अगले ही पल तांग शियू को तुरंत कारण समझा गया, क्योंकि मालिक ने तांग शियू से मुस्कुराते हुए बात करने के बाद तुरंत आर्केड में मौजूद भीड़ की ओर मुड़कर कहा, सबने देखा ना, हमारे कांगलोंग क्लब की स्लॉट मशीनें बिल्कुल ठीक हैं। कम निवेश में ज्यादा मुनाफा, ये तो सोने की खान है। लूटपाट के अलावा आपको इससे ज्यादा मुनाफे वाला कारोबार कहीं नहीं मिलेगा। आर्केड मालिक की बातें सुनकर तांग शियू मन ही मन चिढ़ गया। तांग शियू के अवलोकन के अनुसार आर्केड में मौजूद स्लॉट मशीनों के साथ मालिक द्वारा स्पष्ट रूप से छेड़छाड़ की गई थी। न केवल जीतने की संभावना बेहद कम थी, बल्कि भुगतान दर भी बहुत कम थी। तांग शियू जिस स्लॉट मशीन पर खेल रही थी, उसके खराब होने का कारण ये था कि आज बहुत अधिक लोगों ने इसे खेला था, जो मालिक के नियंत्रण से बाहर था। मालिक के बेहद लुभावने आग्रह के चलते आर्केड में तुरंत ही चहल पहल मच गई। जो लोग शुरू में सिर्फ हंगामा देखने आए थे, वे टोकन खरीदने के लिए काउंटर की ओर दौड़ पड़े। वहीं जो लोग सिर्फ थोड़ी मात्रा में टोकन खरीदकर खेल का जायजा लेना चाहते थे, उन्होंने भी बिना किसी झिझक के अपनी खरीदारी बढ़ा दी। और जहां तक खेल के दीवाने खिलाड़ियों की बात है, वे पैसों की गड्डी लहराते हुए काउंटर की ओर दौड़ पड़े। एक पल के लिए आर्केड मालिक का चेहरा मुस्कान से खिल उठा। सिर्फ 18,000 युआन, ये आर्केड मालिक तो वाकई कंजूस है। अपने हाथ में टोकन गिनने के बाद तांग शियू ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और फिर टोकन को पैसे में बदलने के लिए काउंटर की ओर चल पड़ा। हालांकि तांग शियू ने सभी टोकनों को एक साथ पैसे में नहीं बदला। इसके बजाय उसने 100 से अधिक टोकन अपने पास रखे और आर्केड में खेलना जारी रखा। दोस्त, टोकन खत्म हो गए, मैं तुम्हें कुछ दे देता हूँ, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। संयोग से एक स्लॉट मशीन के पास से गुजरते हुए तांग शियू ने देखा कि कोई झुंझलाहट में आह भरते हुए स्लॉट मशीन से जाने वाला था। तांग शियू मुस्कुराया और फिर उस व्यक्ति को 20 टोकन फेंक दिए। तांग शियू को यह व्यक्ति 2 कारणों से स्पष्ट रूप से याद था। पहला, वह व्यक्ति गंजा था, और दूसरा, उस समय उसे देख रहे सभी लोगों में से केवल उस गंजे व्यक्ति ने ही उसे यह बात याद दिलाई थी। हाँ, ये तो आप हैं। शुक्रिया भाई, अगर मैं पैसे जीतता हूँ तो आपके साथ बांट लूंगा। गंजे आदमी को शायद इस तरह के भाग्य की उम्मीद नहीं थी। तांग शियू को पहचानते ही उसने तुरंत टोकन ले लिए और फिर उत्साह से खेलना शुरू कर दिया। उस गंजे आदमी को जुए की लत बहुत ज्यादा थी। वह लगभग हर राउंड में अधिकतम दांव लगाता था।
महज 6 राउंड में ही उसने तांग शियू द्वारा दिए गए सभी टोकन स्लॉट मशीन में डाल दिए थे। जैसे ही गंजे आदमी को लगा कि वह एक बार फिर आर्केड मालिक को बेवजह पैसे दे रहा है, अचानक स्लॉट मशीन से एक तेज डिंग डोंग की आवाज आए। अगले ही पल टोकनों की झड़ी लग गई। ये हा मैं अमीर हो गया। फर्श पर बिखरे हुए टोकनों को देखकर गंजे आदमी ने खुशी से चिल्लाते हुए उन पर झपट्टा मारा। हालांकि इस बार गंजे आदमी ने तांग शियू जितने टोकन नहीं जीते, फिर भी उसने पूरे 4,000 टोकन जीते, जिससे न केवल हाल ही में खोई हुई उसकी सारी रकम वापस मिल गई बल्कि उसके पास थोड़ा सा मुनाफा भी बच गया, जिससे स्वाभाविक रूप से वह बेहद उत्साहित हो गया। बेशक गंजे आदमी को सबसे ज्यादा खुशी इस बात से हुई कि उसने आखिरकार आर्केड से पैसे जीत लिए, बजाय इसके कि वह लगातार एक अथाह गड्ढे में हारता रहे। उसके दिल का सारा गुस्सा आखिरकार निकल गया। भाई, ये सारे टोकन तुम्हारे हैं, चलो खेलते रहें। गंजे आदमी ने लापरवाही से मुट्ठी भर टोकन उठाए और फिर बाकी सारे टोकन तांग शियू की तरफ बढ़ा दिए। तांग शियू मना करना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि गंजा आदमी पलक झपकते ही गायब हो गया। लाचार होकर उसके पास टोकन इकट्ठा करने के अलावा कोई चारा नहीं था और फिर वह काउंटर पर जाकर बड़ी मात्रा में टोकन को नकद में बदलवाने चला गया। तांग शियू के पीछे सू जियांगफेई अवाक रह गई। ये जानना जरूरी है कि सू जियांगफेई अक्सर कांगलोंग क्लब आता था। वह अपनी लगभग सारी जेब खर्च आर्केड में लगा देता था। हालांकि सू जियांगफेई कभी कभी कुछ टोकन जीत भी लेता था, लेकिन वह उन्हें जल्दी ही हार जाता था। हालांकि सू जियांगफेई द्वारा कुछ ही मिनटों तक तांग शियू को देखते और उसका पीछा करते हुए तांग शियू ने लगभग 20,000 टोकन जीत लिए और उसे कई हजार टोकन उपहार में भी दिए गए, जिससे सू जियांगफेई को बेहद ईर्ष्या हुई। अध्याय 25। यदि आप टोस्ट स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। केवल सू जियांगफेई ही नहीं, बल्कि उसके पीछे बैठे 2 अन्य सहपाठी भी उतने ही अचंभित थे। तांग शियू आज जब आर्केड में इतना पैसा जीतने गया तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुत्ते की गंदगी पर पैर रख दिया हो। मैं कई बार आर्केड गया हूँ, लेकिन मैंने पहली बार किसी को इतना जीतते देखा है। इसे तो मूर्खों का भाग्य कहते हैं। अगर तांग शियू सामान्य होता तो वह इतना नहीं जीत पाता। सू दुआंगसिन और टैन लिकुआन ने तांग शियू को ईर्ष्या भरी नजरों से देखा और कामना की कि काश तांग शियू की बजाय उन्हें पैसे मिले होते। तांग शियू से ईर्ष्या करने लायक क्या है? उसके अंक तो पूरी कक्षा में सबसे निचले हैं और उसे मानसिक समस्या भी है। वह न केवल कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाएगा, बल्कि उसका भविष्य भी अंधकार में होगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये 20,000 युआन उसे जीवन भर खिला पिला सकते हैं? सू जियांगफेई ने अपने दोनों अनुयायियों को घूरते हुए तिरस्कार भरे लहजे में कहा। सू जियांगफेई ने जिस बात पर ध्यान नहीं दिया वह थी उसकी अपनी आवाज में हल्की सी खटास का संकेत। तांग शियू ने सू जियांगफेई और अन्य 2 सहपाठियों को भी देखा और उनके बीच अपने बारे में हो रही बातचीत भी सुनी। हालांकि तांग शियू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, या यूं कहें कि उनके पास उन पर ध्यान देने का समय ही नहीं था। कुछ मिनट बाद तांग शियू की नजर हॉल के सबसे भीतरी हिस्से में स्थित एक स्लॉट मशीन पर टिक गई। इस स्लॉट मशीन के भुगतान पैटर्न के अनुसार इसे कोई भी टोकन देने से पहले कम से कम 100 और गेम टोकन निकलने होंगे, लेकिन तांग शियू ने पहले ही इसकी संभावनाओं की गणना कर ली थी। 8,000 गेम टोकन के बदले 100 गेम टोकन, ये तो बहुत ही फायदेमंद सौदा लगता है। तांग शियू ने मन ही मन बुदबुदाया, फिर धीरे धीरे स्लॉट मशीन के पीछे लाइन में खड़ा हो गया। अगर तांग शियू अभी अभी आर्केड में आया होता तो वह निश्चित रूप से स्लॉट मशीन खेलने में 100 युआन खर्च करने को तैयार नहीं होता। लेकिन आज सुबह 18,000 युआन जीतने और फिर 3,000 से अधिक गेम टोकन मिलने के बाद उसे उन 100 युआन की कोई परवाह नहीं रही। इससे पहले आर्केड में तांग शियू द्वारा मचाए गए हंगामे ने बहुत ध्यान आकर्षित किया था, इसलिए जब उसने दोबारा टोकन डालना शुरू किया तो सू जियांगफेई के नेतृत्व वाले तीनों लोगों सहित कई लोग सहज रूप से उसके आसपास जमा हो गए। तांग शियू ने आसपास के लोगों पर ध्यान नहीं दिया। उसने धीरे धीरे स्लॉट मशीन में गेम टोकन डाले और स्पिन बटन दबा दिया। शुरू में सभी को तांग शियू से उम्मीद थी। उनका मानना था कि जब वह 1 या 2 बार जीत सकता है तो वह तीसरी बार भी जरूर जीत जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तांग शियू ने स्लॉट मशीन से कोई भुगतान प्राप्त किए बिना लगातार 20 से अधिक बार टोकन डाले तो भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई। मुझे लगा था कि जुए का कोई देवता आ गया है, लेकिन पता चला कि वह तो सिर्फ किस्मत पर भरोसा कर रहा है। हम इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे। स्लॉट मशीन खेलना पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर है, इसमें कौशल का कोई स्थान नहीं है। अगर कौशल से जीतना संभव होता तो मालिक दिवालिया हो जाता। उसने इतना गंभीर अभिनय किया मानो वह जुए का पुनर्जन्म लिया हुआ देवता हो, और उसने मेरा समय व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया। आसपास की चर्चाओं और शिकायतों को सुनकर तांग शियू के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए और उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान आ गई, क्योंकि यही वह प्रभाव था जो वह चाहता था। ये ध्यान देने योग्य बात थी कि अभी वहां मौजूद दर्शकों में न केवल वास्तविक दर्शक थे, बल्कि कई आर्केड कर्मचारी भी शामिल थे जो स्पष्ट रूप से उसके विजयी करतबों को देखना चाहते थे। जैसे जैसे तांग शियू बार बार गेम टोकन हारता गया, उसकी पिछली जीतों पर अब किसी को संदेह नहीं रहा। हालांकि इस घटना ने तांग शियू के लिए एक चेतावनी का भी काम किया। यह आर्केड अपने मालिक के दिखावे के विपरीत उतना उदार नहीं था। इसके विपरीत आर्केड बेहद कंजूस था और इसके पीछे की कहानी काफी पेचीदा प्रतीत होती थी। जब तांग शियू ने स्लॉट मशीन में 113वां गेम टोकन डाला तो मशीन से आखिरकार एक खुशी भरी आवाज निकली और फिर बड़ी संख्या में गेम टोकन बाहर निकल आए। अरे बाप रे, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसने फिर से जैकपॉट जीत लिया। वह इतना अद्भुत कैसे हो सकता है? गंजे आदमी की जीत को मिलाकर इस आदमी ने आज 3 बार जीत हासिल की है। इसकी किस्मत आसमान को भी चुनौती दे रही है। तांग शियू की जीत के बाद हाल ही में तितर बितर हुई भीड़ एक बार फिर उसके चारों ओर जमा हो गई। उनकी निगाहें तीव्र दृष्टि से उस पर टिकी हुई थीं। यदि तांग शियू की पहली जीत भाग्यवश थी और गंजे व्यक्ति को जीतने में उसकी मदद करना एक संयोग था, तो तांग शियू की तीसरी जीत को केवल भाग्य या संयोग से समझाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। बॉस, अब से आप मेरे बॉस हैं। कृपया मुझे स्लॉट मशीन खेलना सिखाइए। तांग शियू आराम से गेम टोकन इकट्ठा कर रहा था, तभी अचानक भीड़ में से एक गंजा आदमी निकला। उसने तांग शियू का हाथ पकड़ लिया और बेताब होकर विनती करने लगा। दरअसल जब तांग शियू स्लॉट मशीन खेल रहा था तब गंजे आदमी द्वारा पहले हथियाए गए कुछ दर्जन गेम टोकन पहले ही खो चुके थे। अचानक तांग शियू को फिर से जीतते देख गंजा आदमी तांग
शियू से तुरंत प्रभावित हो गया और बिना किसी झिझक के उससे लिपट गया। तांग शियू ने गंजे आदमी के अत्यधिक दोस्ताना व्यवहार पर स्वाभाविक रूप से भौहें चढ़ाईं। उसे कुछ हद तक अफसोस हुआ कि उसने पहले उस गंजे आदमी की मदद की थी। हालांकि गंजे आदमी की उदारता और सरल स्वभाव ने तांग शियू को काफी प्रभावित किया, इसलिए उसने उसके लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं की, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए मजाक में कहा, तुम गंजे आदमी जब भी कैसीनो जाओगे तो सब कुछ हार जाओगे, अगर तुम अपने बाल बढ़ा लो तो जरूर जीतोगे। ये कहकर गंजे आदमी के जवाब का इंतजार किए बिना तांग शियू उठकर चली गई। तांग शियू के पीछे गंजे आदमी ने अपने चिकने सिर को छुआ और फिर तांग शियू की दूर जाती पीठ को देखा। उसके चेहरे पर विचारमग्न भाव था। मैंने इस आर्केड में 30,000 युआन जीत लिए हैं। क्या मुझे खेलना जारी रखना चाहिए या अभी ही खेलना बंद कर देना चाहिए? अपने हाथ में मौजूद 8,000 से अधिक गेम टोकन को नकदी में बदलने के बाद तांग शियू ने घबराए हुए आर्केड मालिक की ओर देखा और दुविधा में पड़ गया। छोटे भाई, यह मेरी ओर से कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है, कृपया इसे स्वीकार करें। इससे पहले कि तांग शियू कुछ सोच पाता, आर्केड के मालिक ली कांगलोंग ने जल्दी से दराज से नोटों का एक बंडल निकाला और तांग शियू को सौंप दिया। उनके चेहरे पर विनती का भाव था। तांग शियू क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत ही दूसरे पक्ष के इरादों को समझ गया। क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो या अपना ही अपमान कर रहे हो? तांग शियू ने दूसरे पक्ष के हाथ में नोटों के ढेर पर नजर डाली और तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा। क्योंकि दुकान मालिक के हाथ में नोटों का गट्ठा बहुत पतला था, तांग शियू की तेज नजर से वह आसानी से समझ गया कि दूसरे पक्ष के हाथ में मौजूद नोटों की संख्या 2,000 युआन से अधिक नहीं थी। अगर तांग शियू आर्केड में खेलना जारी रखता तो वह पूरे आर्केड को जीत सकता था। उस समय ये 2,000 युआन की बात नहीं होती, बल्कि 2,000 युआन का 100 गुना भी संभव हो जाता। लेकिन आर्केड के मालिक वास्तव में उसे 2,000 युआन देकर विदा करना चाहते थे, जिससे तांग शियू के दिल में मौजूद अनिच्छा पूरी तरह से गायब हो गई और उसकी जगह गुस्से की एक झलक ने ले ली। बच्चे, अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहिए तो हमारे मालिक द्वारा दिए गए पैसे लेकर चले जाओ। अगर नहीं गए तो न सिर्फ आर्केड में जीते हुए सारे पैसे यहीं रह जाएंगे, बल्कि तुम्हें भी यहीं रुकना पड़ेगा। तांग शियू के ये शब्द खत्म होते ही अचानक उसके कान में एक डरावनी आवाज सुनाई दी। तांग शियू ने आवाज की दिशा में देखा और पाया कि एक टैटू वाला युवक बगल से उसे घूर रहा था। उसका चेहरा भयंकर भाव से विकृत था। टैटू वाले युवक के बगल में कई गैर पारंपरिक युवक खड़े थे। इन व्यक्तियों के बाल विचित्र थे और कपड़े भी अतिरंजित थे। उन्होंने चालाकी से आर्केड के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया और तांग शियू को घेर लिया। मालिक, क्या आपको यकीन है कि मेहमानों के साथ व्यवहार करने का यही आपका तरीका है? तांग शियू ने मालिक के चेहरे पर घमंडी भाव देखा और उनसे तीखे शब्दों में सवाल किया। क्या तुम्हें इससे कोई समस्या है? ली कांगलोंग ने व्यंग्यपूर्वक कहा। मेरा इरादा तो पहले ही खेल छोड़कर चले जाने का था, लेकिन मालिक का इतना असहयोग देखकर मुझे खेलना ही पड़ेगा। आर्केड के मालिक को इस तरह व्यवहार करते देख जैसे उसने उसे घेर लिया हो, तांग शियू ने हल्के से हंसते हुए कहा, फिर मुड़कर आर्केड के बीचों बीच चला गया। कुछ गिने चुने गैर मुख्यधारा के युवाओं ने आर्केड के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रखा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तांग शियू ऐसी परिस्थितियों में भी स्लॉट मशीन खेलना जारी रखने के मूड में होगा, और एक पल के लिए वे स्तब्ध रह गए। जब तक तांग शियू भीड़ में गायब नहीं हो गई, तब तक ली कांगलोंग और टैटू वाले युवक और अन्य लोगों को यह एहसास नहीं हुआ कि क्या हो रहा था। ये लड़का कौन है? इसमें तो बहुत हिम्मत है। मैंने पाताल लोक में ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? तांग शियू के न तो विनम्र और न ही अभिमानी व्यवहार और उसके जाने से पहले कहे गए शब्दों को याद करते हुए ली कांगलोंग के दिल में अचानक बेचैनी उमड़ पड़ी। मालिक, कुनियंग स्ट्रीट हमारा इलाका है और आप नगर सुरक्षा ब्यूरो के भ्रष्टाचार विरोधी दस्ते के कप्तान वांग हाओ के पक्के साथी हैं। क्या आप सचमुच किसी अनुभवहीन लड़के से डरेंगे? मालिक की बड़बड़ाहट सुनकर टैटू वाले युवक ने तिरस्कार से कहा। किसने कहा कि मैं उससे डरता हूँ? मैं तो बस इस लड़के की पहचान जानने के लिए उत्सुक हूँ। हमारे घेरे में भी उसका बातें करना और हंसना या तो वाकई कमाल का है या फिर बिल्कुल बेवकूफ। लेकिन हमने कुनयन गली से ऐसे किसी व्यक्ति के निकलने के बारे में कभी नहीं सुना, तो साफ है कि वह बेवकूफ ही है। आप सब उस पर कड़ी नजर रखें। अगर वह इस अफरा तफरी में भाग निकला तो आप सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ली कांगलोंग ने टैटू वाले युवक को गुस्से से घूरा, फिर अपनी छाती फुलाकर आदेश चिल्लाकर दिए। दूसरी ओर गंजे युवक ने काफी देर तक सोचा और फिर उसे एहसास हुआ कि तांग शियू उससे सिर्फ मजाक कर रहा था। जब वह बार काउंटर की ओर भागा तो उसने संयोगवश तांग शियू और आर्केड मालिक के बीच झगड़ा होते देखा। आर्केड के मालिक और सुरक्षा गार्डों के बीच हो रही बातचीत को अनजाने में सुन लेने के बाद गंजे आदमी के चेहरे पर एक खुश मुस्कान आ गई। ली कांगलोंग, मैंने सुना है कि आप मेरे भाई से निपटना चाहते हैं। सुरक्षा गार्डों के हटने से पहले ही गंजा आदमी मुस्कुराते हुए बार काउंटर की ओर बढ़ा और ऊपर से ली कांगलोंग का अभिवादन किया। आप हैं यंग मास्टर लॉन्ग। आपने मेरे इस साधारण से प्रतिष्ठान में आकर मुझे सम्मानित क्यों किया? किसी के द्वारा उन्हें उनके पूरे नाम से पुकारे जाने और वह भी असामान्य रूप से घमंडी लहजे में ली कांगलोंग ने अभिवादन करने वाले व्यक्ति को गौर से देखा। अगले ही पल ली कांगलोंग की आंखें फटी रह गईं और उनके चेहरे पर आश्चर्य और उत्साह के भाव दिखाई दिए, क्योंकि उसके सामने वाले व्यक्ति का प्रभाव बेहद मजबूत था। उसके एक शब्द से ही ली कांगलोंग के आर्केड का भविष्य तय हो सकता था। हालांकि यह व्यक्ति आमतौर पर बहुत ही शांत स्वभाव का था, इतना कि उसके आसपास के कुछ ही लोग उसके अस्तित्व के बारे में जानते थे। ली कांगलोंग की उससे कुछ बार संयोगवश मुलाकात हुई थी, लेकिन उसने कभी भी उसकी ओर ज्यादा ध्यान देने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह उससे ज्यादा परिचित नहीं था। अगर दूसरी तरफ से ली कांगलोंग का सक्रिय रूप से अभिवादन न किया गया होता और उसे शरारती निगाहों से न घूरा गया होता, तो ली कांगलोंग ने कभी कल्पना भी नहीं की होती कि यह व्यक्ति इतनी कृपा करके उसके आर्केड में खेलने आएगा। युवा स्वामी लॉन्ग, आपसे अवश्य ही कोई गलती हो गई होगी। अगर आप मुझे 100 गुना साहस भी उधार दें तो भी मैं आपके भाई से निपटने की हिम्मत नहीं करूंगा। लॉन्ग जेनलिंग के अभी पूछे गए प्रश्नवाचक शब्दों को याद करते हुए ली कांगलोंग ने जल्दी से माफी मांगी, लेकिन ली कांगलोंग के बोलने से पहले ही लॉन्ग जेनलिन ने हाथ उठाकर ली कांगलोंग के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम जैसे लोगों से है जो जीती हुई रकम हारना नहीं चाहते।
अगर सभी आर्केड मालिक तुम्हारी तरह होते, सिर्फ पैसा अंदर आने देते और बाहर जाने नहीं देते, तो हम खेल ही क्यों रहे होते। लॉन्ग जेनेलिन के थप्पड़ ने ली कांगलोंग को स्तब्ध कर दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लॉन्ग जेनेलिन, जो आमतौर पर पड़ोस के लड़के की तरह हमेशा मुस्कुराता रहता था, उसका इतना हिंसक रूप भी हो सकता है। ली कांगलोंग, ध्यान से सुनो, जिसने अभी यहाँ पैसों का लेन देन किया है वह मेरा भाई है। वह जो चाहे कर सकता है। अगर तुमने बेईमानी की तो मुझे तुमसे निपटने में कोई आपत्ति नहीं है। ली कांगलोंग की अचंभित निगाहों के सामने लॉन्ग जेनेलिन ने ये शब्द कहे और झट से वहां से चला गया। लॉन्ग जेनेलिन की बातें सुनकर ली कांगलोंग को जैसे बिजली का झटका लगा और टैटू वाले युवक और उसके साथी पूरी तरह से अवाक रह गए। अध्याय 26, रातों रात अमीर बनना। बॉस, अब हम क्या करें? लंबे मौन के बाद टैटू वाले युवक ने घबराकर ली कांगलोंग से पूछा। हम और क्या कर सकते हैं? आज हमें हार माननी ही पड़ेगी। उस हाई स्कूल के छात्र को जो चाहे खेलने दो और उसे खुश रहने दो। तभी यंग मास्टर लॉन्ग शांत होंगे और तभी हमारा आर्केड चल पाएगा। स्टार सिटी में लॉन्ग जेनलिन के पिता के प्रभाव को याद करते हुए ली कांगलोंग के मुंह में कड़वाहट भरी थी। इस समय ली कांगलोंग का मन कर रहा था कि वह खुद को कई बार थप्पड़ मार ले। अगर वह थोड़ा और उदार होता और उस हाई स्कूल के छात्र को थोड़ा और पैसा दे देता तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। अब उसने न केवल यंग मास्टर लॉन्ग को नाराज किया था, बल्कि उसे और भी अधिक धन का नुकसान हो सकता था। बॉस, अगर उस हाई स्कूल के छात्र को स्लॉट मशीनों के भुगतान का तरीका पता चल गया तो क्या होगा? हम सब कुछ खो देंगे। हमने लगभग एक हफ्ते से स्लॉट मशीनों से सिक्के नहीं निकाले हैं, है ना? टैटू वाले युवक ने चिंता से कहा। स्लॉट मशीनों के भुगतान पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हो? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। स्टार सिटी में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है? अगर सच में कोई इतना अच्छा होता तो क्या वह मकाऊ जाकर जुआ नहीं खेलता? वह मेरे जैसे छोटे शहर में क्यों आता? टैटू वाले युवक की बातें सुनकर ली कांगलोंग ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। हालांकि ली कांगलोंग ने कहा कि तांग शियू स्लॉट मशीनों के भुगतान पैटर्न का पता नहीं लगा सकता, फिर भी वह मन ही मन बेहद बेचैन था। अगर ली कांगलोंग को लॉन्ग जेनलिन के प्रभाव का डर न होता तो वह बहुत पहले ही तांग शियू को आर्केड से बाहर निकाल चुका होता। ली कांगलोंग और उनके साथी चिंता से भरे हुए थे, वहीं तांग शियू बिना किसी रोक टोक के खेल रही थी। पिछली 3 भुगतान घटनाओं के बाद तांग शियू ने कांगलोंग क्लब में अपना नाम बना लिया था। लगभग हर बार जब तांग शियू किसी स्लॉट मशीन के पास जाता तो कोई न कोई उसके लिए रास्ता बना देता, जिससे उसे स्लॉट मशीन से गेम के सिक्के निकालने की अपनी अनूठी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिल जाता। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने तांग शियू को अपने पीछे कतार में खड़ा देखकर मान लिया कि स्लॉट मशीन में जरूर जैकपॉट लगेगा और फिर हठपूर्वक अपनी जगह छोड़ने से इनकार कर दिया। तांग शियू ने बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया और फिर बिना किसी झिझक के दूसरी स्लॉट मशीनों पर कतार में लग गई, जिससे बाकी लोग असहज और असमंजस में रह गए। क्योंकि आर्केड के दुर्भावनापूर्ण व्यवहार से तांग शियू क्रोधित हो गया था, इसलिए बाद में तांग शियू ने बिना किसी रोक टोक के खेलना शुरू कर दिया और आर्केड की भावनाओं की परवाह नहीं की। फिर आर्केड में मौजूद लोगों ने एक के बाद एक स्लॉट मशीनों से गेम के सिक्के निकलते हुए देखे। 3 गेम कॉइन डाले, 12,000 गेम कॉइन निकाले। 17 गेम कॉइन डाले, 6,000 गेम कॉइन निकाले। 99 गेम कॉइन डाले, 22,000 गेम कॉइन निकाले। महज आधे घंटे में तांग शियू ने आर्केड की आधी से ज्यादा स्लॉट मशीनों पर जीत हासिल कर ली। हर स्लॉट मशीन से तांग शियू को हजारों से लेकर लाखों गेम कॉइन मिले और सबसे बड़ा एकमुश्त इनाम 20,000 से भी ज्यादा था। जो खिलाड़ी स्लॉट मशीनों पर डटे रहे और अपनी जगह छोड़ने से इनकार कर दिया, वे हैरान रह गए। हालांकि वे अंततः जीत गए, लेकिन इनाम की राशि बहुत कम थी। फिर अपनी सारी जीती हुई रकम वापस लगाने के बाद भी उन्हें दोबारा जैकपॉट नहीं मिला। जब उन्हें एहसास हुआ कि स्लॉट मशीन पर कब्जा करने से भी उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, तो किसी ने भी तांग शियू का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। आर्केड में मौजूद हर कोई तांग शियू से बेहद प्रभावित था। अंत में आर्केड में मौजूद सभी खिलाड़ियों को तांग शियू ने सतर्क कर दिया। उन्होंने अपनी स्लॉट मशीनों पर खेलना छोड़ दिया और तांग शियू के पीछे पीछे चलने लगे। तांग शियू जहां भी जाता वे उसका पीछा करते, ये देखने के लिए कि क्या वह चमत्कार जारी रख सकता है। जब तांग शियू ने आर्केड से हजारों गेम कॉइन्स इकट्ठा किए तो ली कांगलोंग लगभग रोने ही वाला था। हालांकि आर्केड का मुनाफा काफी अच्छा था, लेकिन वह सारा मुनाफा अपने पास नहीं रख सकता था। दरअसल ली कांगलोंग उस आर्केड के नामात्र के मालिक थे, उनके अधिकांश शेयर दूसरों के नाम पर थे। इसलिए अगर उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होता तो न केवल उन्हें मालिक पद से हटा दिया जाता, बल्कि उन्हें अपनी जेब से नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ सकती थी। हालांकि लॉन्ग जेनलिन की धमकी का सामना करते हुए ली कांगलोंग ने कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। अगर आर्केड को नुकसान होता तो ली कांगलोंग को ज्यादा से ज्यादा कुछ पैसे देने पड़ते, लेकिन अगर ली कांगलोंग ने लॉन्ग जेनलिन की बात अनसुनी करने की हिम्मत की तो वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा होता। इस समय ली कांगलोंग को इतना पछतावा हो रहा था कि उसका दिल बुरी तरह दुख रहा था और वह खून से लथपथ था। ली कांगलोंग को अपने अत्यधिक कंजूस होने का पछतावा हुआ और उससे भी अधिक इस बात का पछतावा हुआ कि वह तांग शियू के सामने अत्यधिक आक्रामक हो गया था। अगर लॉन्ग जेनलिन ने इसकी अनुमति दी होती तो ली कांगलोंग तुरंत तांग शियू के पैरों में गिरकर उससे खेलना बंद करने की विनती करता, लेकिन लॉन्ग जेनलिन के होठों पर सूक्ष्म धमकी भरी मुस्कान को देखकर ली कांगलोंग ने तांग शियू के पास जाने की हिम्मत नहीं की। माफी मांगने की तो बात ही दूर। तांग शियू सचमुच अद्भुत है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा में इतना शानदार था और प्रथम वर्ष के दौरान हमेशा अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान पर रहा, जिससे स्कूल के लिए ओलंपिक प्रतियोगिताओं में इतने सारे पदक हासिल हुए। ये सही नहीं है। क्या भाई फी ने यह नहीं कहा था कि तांग शियू के दिमाग में कुछ गड़बड़ है? तांग शियू के अभी के प्रदर्शन को देखते हुए इसे सिर्फ किस्मत से नहीं समझाया जा सकता। मुझे यकीन है कि तांग शियू ने स्लॉट मशीनों के भुगतान पैटर्न और संभावनाओं का जरूर हिसाब लगाया होगा। सू दुआंगसिन और टैन लिकुआन ने सू जियांगफेई की ओर देखा, जिसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया था, और आपस में फुसफुसाए। क्या तुम दोनों को लगता है कि तांग शियू बहुत होशियार है? क्या तुम इसलिए जल रहे हो कि तांग शियू ने इतना पैसा जीत लिया? सू दुआंगशिन और तान लिकुआन के चेहरों पर ईर्ष्या का भाव देखकर सू जियांगफेई ने उपहास करते हुए कहा, मैं अब भी यही मानती हूँ कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। जरा सोचिए, क्या किसी आर्केड मालिक के लिए स्टार सिटी की सबसे समृद्ध गली कुनिंग स्ट्रीट
पर इतना बड़ा आर्केड चलाना आसान है? अगर तांग शियू इसी तरह से परेशानी खड़ी करता रहा तो आर्केड मालिक की इज्जत कैसे बचेगी? तांग शियू पैसा तो कमा रहा है, लेकिन उसे खर्च करने के लिए जिंदा ही नहीं रहेगा। सू जियांगफेई ने घमंडी तांग शियू को देखा और उसकी आंखों में दया की एक झलक दिखाई दी। सू जियांगफेई के विश्लेषण को सुनने के बाद सू डुआंगसिन और टैन लिकुआन को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। अगले ही पल तांग शियू की ओर उनकी निगाहें ईर्ष्या और जलन से नहीं बल्कि दया और सहानुभूति से भरी हुई थीं। सू डुआंगसिन और टैन लिकुआन जानते थे कि ये दुनिया सतह पर जितनी साफ दिखती है उतनी साफ नहीं है, इसलिए तांग शियू इस समय चाहे कितना भी पैसा जीत ले वह उसे आर्केड से बाहर नहीं ले जा पाएगा। अगर तांग शियू समझदार होता और खेल के सारे सिक्के सौंपने को तैयार होता तो शायद वह आर्केड से बिना किसी नुकसान के निकल पाता। अगर तांग शियू समझदार नहीं होता तो उसका भाग्य शायद बहुत दुखद होता। इसलिए तांग शियू ने इस समय चाहे कितना भी पैसा जीत लिया हो वह सब व्यर्थ था। सू डुआंगसिन और टैन लिकुआन को यह नहीं पता था कि हालांकि सू जियांगफेई का मानना था कि तांग शियू बाद में आर्केड से बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन उसने एक बात की पुष्टि कर दी थी। तांग शियू का दिमाग पहले ही सामान्य हो चुका था और कार दुर्घटना से पहले की तुलना में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। इसके अलावा तांग शियू के आत्मविश्वास से भरे हावभाव और उसके बेलगाम व्यवहार ने सू जियांगफेई के मन में डर पैदा कर दिया। सू जियांगफेई को स्पष्ट रूप से यह आभास हुआ कि तांग शियू आर्केड में बड़ी जीत हासिल कर रहा है और उसे किसी बात का डर नहीं है और उसने बचने का कोई न कोई रास्ता जरूर सोच लिया होगा, वरना ये बात समझ से परे थी कि जो बात वह खुद सोच सकता है वही बात दूसरे पक्ष ने क्यों नहीं सोची। आधा घंटा और बीत गया और तांग शियू ने आर्केड की लगभग सभी स्लॉट मशीनों को खाली कर दिया। इस समय तक तांग शियू ने चौंका देने वाली 470,000 युआन की जीत हासिल कर ली थी। हर खेल का अपना आनंद होता है और तांग शियू तो आर्केड में खेलने नहीं बल्कि पैसे जीतने आया था। जब तांग शियू को आर्केड से कोई भी व्यक्ति उससे बात करने नहीं आया तो उसने अपनी सारी जीती हुई रकम ली और काउंटर पर जाकर उसे नकद में बदलवा लिया। तांग शियू की दिशा देखकर आर्केड में तुरंत सन्नाटा छा गया और सभी के दिल की धड़कनें थम सी गईं। सभी को पता था कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। तांग शियू ने पहले कितने ही गेम कॉइन जीते हों, अगर वह उन्हें नकदी में नहीं बदल पाता तो उसके सारे पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाते। ठीक उसी समय जब सभी को लगा कि आर्केड के लिए तांग शियू के बदले सिक्के देना या उसके लिए आर्केड से सुरक्षित निकलना असंभव है, आर्केड के मालिक ने न केवल तांग शियू के रास्ते में कोई बाधा नहीं डाली या कोई परेशानी पैदा नहीं की, बल्कि मुस्कुराते हुए माफी भी मांगी, खुद तांग शियू को सारे पैसे सौंप दिए और बार बार झुककर सम्मानपूर्वक तांग शियू को आर्केड से बाहर तक पहुंचाया। आर्केड के मालिक को तांग शियू के सामने झुकते और गिड़गिड़ाते देख आर्केड में मौजूद हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया। हर किसी को लगा जैसे उनकी आंखों को धोखा हो रहा है या वे सपने में हैं। वे काफी देर तक अपनी जगह पर जड़वत खड़े रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ तक कि तांग शियू खुद भी हैरान था। उसने शुरू में तो हिंसक समाधान की तैयारी कर रखी थी, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि आर्केड उसे इस तरह यूं ही जाने देगा। ये कैसे हो सकता है? आर्केड का मालिक तांग शियू को यूं ही जाने कैसे दे सकता है? जरूर आर्केड के मालिक को बदनामी का डर है, इसलिए वो आर्केड के अंदर तांग शियू से बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा। इसके बजाय वो तांग शियू के किसी सुनसान जगह पर जाने का इंतजार कर रहा है, फिर उससे निपटेगा। हाँ, यही तो है, फिल्मों में तो हमेशा ऐसा ही होता है। स्क्रिप्ट को अपनी कल्पना से अलग देखकर सू जियांगफेई दंग रह गया। सू डुआंगशिन और टैन लिकुआन भी बड़े शो का इंतजार कर रही थी और जब उन्हें एहसास हुआ कि अच्छा शो नहीं हुआ तो वे पूरी तरह से निराश हो गईं। सू जियांगफेई के विश्लेषण को सुनने के बाद ही उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। भाई फी, क्या हमें चुपके से तांग शियू का पीछा करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसका क्या हश्र होता है? कुछ पल की झिझक के बाद सू डुआंगसिन ने उत्सुकता से सुझाव दिया। सू जियांगफेई की आंखें इस सुझाव पर चमक उठीं और उसने बिना किसी झिझक के सहमति में सिर हिलाया। फिर वे तीनों तेजी से उसके पीछे चल पड़े। आर्केड के बाहर तांग शियू ने मुश्किल से ही दरवाजे से बाहर कदम रखा था कि लॉन्ग जिंगलिन ने उसे घेर लिया। मालिक, क्या सच में आपके पास पैसों की कमी है? अगर है तो मेरे पास आपको रातों रात अमीर बनाने का एक तरीका है। लगभग 1 घंटे तक लगातार मिन्नतें करने के बाद लॉन्ग जिंगलिन ने तांग शियू से दोस्ती कर ली और बेशर्मी से उसका शिष्य बन गया। हालांकि तांग शियू ने कभी सहमति नहीं दी थी और वह लॉन्ग जिंगलिन को अपना अधीनस्थ मानने को तैयार नहीं था, लेकिन लॉन्ग जिंगलिन ने तांग शियू की राय को नजरअंदाज कर दिया और तांग शियू को बॉस कहकर पुकारने पर जोर दिया। तुम्हें तो बस मेरी गणना करने की क्षमता में दिलचस्पी है। तुम चाहते हो कि मैं जुए से पैसा कमाऊं, लेकिन उनके निशाने पर आने से पहले मैंने कांगलोन क्लब में 30,000 से थोड़ा ज्यादा ही जीता था। क्या तुम्हें लगता है कि जुए से रातों रात अमीर हो जाना मेरे लिए भरोसेमंद है? तांग शियू ने लॉन्ग जिंगलिन की ओर देखते हुए चिड़चिड़ाकर कहा। बॉस, आपको कैसे पता चला कि मैं चाहता था कि आप जुआ खेलें? ओह, आप तो बड़े होशियार हैं। आप शायद अपने पैरों की उंगलियों से ही समझ सकते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तांग शियू के एक ही वाक्य में अपने विचार प्रकट करने पर लॉन्ग जिंगलिन बहुत हैरान हुआ। हालांकि आर्केड में तांग शियू की प्रतिक्रिया याद करके लॉन्ग जिंगलिन को तुरंत राहत मिली। मालिक, अगर आपको अपने जुए के कौशल पर भरोसा है तो मेरे पास न केवल आपको रातों रात अमीर बनाने का तरीका है, बल्कि दूसरों को आपका एहसानमंद बनाने का भी तरीका है। उस व्यक्ति के एहसान से शुनकी प्रांत में आपके कई काम बहुत आसान हो जाएंगे। ये देखकर कि तांग शियू ने उसका इरादा समझ लिया था, लॉन्ग जिंगलिन ने कुछ भी छिपाए बिना उत्साह से कहा। अध्याय 27, आध्यात्मिक नसों की भूमि। सिफारिश के लिए कृपया वोट करें। लॉन्ग जिंगलिन के शब्दों ने तांग शियू की आंखों में चमक ला दी और वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक बार फिर लॉन्ग जिंगलिन की ओर देखा। तांग शियू को स्पष्ट रूप से यह आभास हो गया था कि लॉन्ग जिंगलिन उन निकम्मे युवकों में से नहीं था जो अक्सर आवारागर्दी में समय बर्बाद करते थे। हालांकि लॉन्ग जिंगलिन ने उसे लगातार परेशान किया था, लेकिन उसके शब्दों या कार्यों में गुंडागर्दी का कोई संकेत नहीं था। क्या कांगलोन क्लब में हुई परेशानी को सुझाने में आपने ही मदद की थी? तांग शियू ने रुककर अचानक पूछा। लॉन्ग जिंगलिन पहले तो सिर हिलाकर इनकार करना चाहता था, लेकिन तांग शियू की निगाहों के सामने उसने आखिरकार सच कह दिया। बॉस, कांगलोन क्लब ईमानदारी से व्यापार नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उन्हें चेतावनी दी।
लेकिन अगर मैंने दखल न भी दिया होता तो भी आप कांगलोंग क्लब को संभाल लेते बॉस। क्या मैंने हद पार कर दी और आपका मजा किरकिरा कर दिया? हालांकि मैं कांगलोंग क्लब की समस्या खुद हल कर सकता था, फिर भी मैं आपका एहसानमंद हूँ। मेरा नाम तांग शियू है, मैं शिंगचेंग फर्स्ट हाई स्कूल में कक्षा 30 सीनियर 3 का छात्र हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तांग शियू ने कुछ पल लॉन्ग जिनलिन को देखा और अंततः उससे दोस्ती करने का फैसला किया। आप बहुत दयालु हैं बॉस। मेरा उपनाम लॉन्ग है और मेरा नाम फेंगजी है। मैं द्वितीय हाई स्कूल से हूँ और तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। जब भी समय मिलेगा मैं आपसे प्रथम हाई स्कूल में मिलने जरूर आऊंगा। तांग शियू के शब्दों में छिपी हुई बात को भांपते हुए लॉन्ग जिनलिन समझ गया कि उसे कब पीछे हट जाना चाहिए और उसने तांग शियू को और परेशान करने की हिम्मत नहीं की। लॉन्ग जेंगलिन के लिए आज न केवल तांग शियू से संपर्क स्थापित करने में सफलता मिली, बल्कि उन्हें तांग शियू की पहचान का भी पता चला, जिससे आगे के संपर्कों की नींव पड़ी। लॉन्ग जेंगलिन को लगा कि उनकी यात्रा सार्थक रही। एक साधारण विदाई के बाद तांग शियू बिना किसी झिझक के जल्दी से वहां से चली गई। तांग शियू की पीठ को अंधेरे में गायब होते हुए चुपचाप देखते हुए लॉन्ग जिनलिन के चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान खिल उठी। चाचा जी, हम बच गए। बस तांग शियू की एक हरकत से हम ज़ैशानपिंग को जरूर हरा देंगे। लॉन्ग जेंगलिन ने मुट्ठी भींची, फिर हाथ घुमाया और सड़क किनारे खड़ी एक स्पोर्ट्स कार में बैठकर तेजी से चला गया। मैं अवाक हूँ। लॉन्ग जेंगलिन, भाई फेई, वो लॉन्ग जेंगलिन थे। तांग शियू लॉन्ग जेंगलिन को कैसे जानते हैं और वो तांग शियू के प्रति इतने आदरपूर्ण क्यों थे? बार बार उन्हें बॉस क्यों कह रहे थे? एक एकांत कोने में सू दुआंगसिन अविश्वास से चीख पड़ी। क्या हमने उसे किसी और के लिए गलत समझ लिया? लॉन्ग जेंगलिन का रुतबा बहुत ऊंचा है। वो कांगलोंग क्लब जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर खेलने कैसे आ सकता है, और वो भी एक आम आदमी के सामने खुद को इतना विनम्र कैसे कर सकता है? जरूर कोई ऐसा ही दिखने वाला व्यक्ति होगा जो लॉन्ग जेंगलिन का रूप धारण किए हुए है ना? टैन लिकुआन भी संदेह और उलझन से भरा हुआ था और अनिश्चितता से समझा रहा था। इस समय सू जियांगफेई की मुठियां कसकर भींची हुई थीं, उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंसे हुए थे, फिर भी उसने अपने हाथों से निकले खून पर ध्यान नहीं दिया। शक्लें मिलती जुलती हो सकती हैं, नाम नकली हो सकते हैं, लेकिन वाहन नहीं। 6 महीने पहले सू जियांगफेई को अपने पिता के साथ लॉन्ग जिनलिन के युवावस्था समारोह में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लॉन्ग जिनलिन के परिवार ने उनके लिए युवावस्था का उपहार एक विशेष रूप से तैयार की गई रोल्स रॉयस फैंटम कार थी, जिसकी नंबर प्लेट में लॉन्ग जिनलिन के नाम के पहले अक्षर और जन्मतिथि को मिलाकर एक विशेष अंक बनाया गया था। चाहे वह विशेष रूप से तैयार की गई रोल्स रॉयस फैंटम हो या भव्य और चकाचौंध कर देने वाली नंबर प्लेट या भोज में प्रस्तुत किए गए विभिन्न उच्चस्तरीय प्रदर्शन, इन सभी ने मेहमानों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विशेष रूप से भोज में उपस्थित लॉन्ग जिनलिन के समान आयु वर्ग के युवा लड़के लड़कियां हीन भावना से ग्रस्त होकर लॉन्ग जिनलिन को ईर्ष्या, जलन और घृणा से भरी निगाहों से देख रहे थे। इसलिए जबकि सू दुआंगसिन और टैन लिकुआन अभी भी लॉन्ग जिनलिन की प्रामाणिकता पर संदेह कर रहे थे, सू जियांगफेई को लगभग यकीन था कि अभी अभी जो गंजा आदमी दिखा था वह लॉन्ग जिनलिन ही था। तांग शियू लॉन्ग जिनलिन को कैसे जानती है, और देखने से तो लगता है कि उनका रिश्ता काफी गहरा है। ये तो परेशानी की बात है। भविष्य में तांग शियू से निपटना मेरे लिए मुश्किल होगा। लॉन्ग जिनलिन के घमंडी स्वभाव के बारे में सोचते हुए और फिर अभी अभी लॉन्ग जिनलिन को तांग शियू से चिपके हुए देखकर सू जियांगफेई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लॉन्ग जिनलिन और तांग शियू पहली बार मिल रहे हैं, और ये लॉन्ग जिनलिन ही था जिसने सक्रिय रूप से तांग शियू को परेशान किया था। कांगलोंग क्लब छोड़ने के बाद तांग शियू तुरंत स्कूल नहीं लौटा। इसके बजाय वह तेजी से निकल गया और सीधे उपनगरों की ओर चल पड़ा। असंख्य स्रोतों वाले शून्य ब्रह्मांड के स्वर्ग पहुंचने की कला का अभ्यास करने के कारण तांग शियू के शरीर में पूर्ण परिवर्तन आ गया था, मानो एक नई शुरुआत हुई हो। किसी भी युद्ध तकनीक या गति कला का अभ्यास किए बिना भी उसकी गति आम लोगों की पहुंच से कहीं अधिक थी। चूंकि उसने असंख्य स्रोत शून्य ब्रह्मांड स्वर्ग पहुंचने की कला का अभ्यास करने का निर्णय लिया था, इसलिए तांग शियू को स्वाभाविक रूप से पूरी तैयारी करनी पड़ी। साधना का मार्ग मूलतः 4 तत्वों के इर्द गिर्द घूमता है। फा, लू, काय और डी। फा का अर्थ है शिक्षाएं और विधियां। उचित विधियों के बिना व्यक्ति केवल अंधप्रभु अभ्यास कर रहा होता है। असंख्य स्रोत शून्य ब्रह्मांड स्वर्ग पहुंच कला एक दिव्य साधना विधि है, जिसके लिए अमर जगत के महापुरुषों ने भी आपस में संघर्ष किया था। तांग शियू के मन में अभी भी अनगिनत अमर जगत की साधना तकनीकें और गुप्त विधियां मौजूद थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे साधना विधियों की चिंता नहीं थी। लू से तात्पर्य साथी साधकों और दाव साथियों से है। अनुष्ठानों की पुस्तक में लिखा है, मित्रों के बिना अकेले सीखना अनिवार्य रूप से संकीर्ण मानसिकता की ओर ले जाता है। पृथ्वी आध्यात्मिक ऊर्जा के घटते युग में है, इसलिए तांग शियू को पृथ्वी पर साथी साधक या दाव साथी नहीं मिलने थे। हालांकि साधना समय से परे है, इसलिए तांग शियू लू पहलू के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। कय का अर्थ है आर्थिक रूप से सक्षम होना, क्योंकि साधना के प्रारंभिक चरणों में अभ्यास के लिए यथासंभव अधिक ध्यान और समय देना आवश्यक होता है, जिसका अर्थ है धन कमाने के लिए कम समय। भौतिक आधार के बिना साधना करना बहुत कठिन है। जैसा कि प्राचीन विद्वानों ने कहा है, धन के बिना दाव का पालन नहीं किया जा सकता। बी साधना स्थल दाव क्षेत्र को संदर्भित करता है। विभिन्न वातावरण, फेंग शुई और ऊर्जा क्षेत्र भिन्न भिन्न होते हैं और इनका साधना पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तांग शियू के लिए फा और लू की आवश्यकता वैकल्पिक थी, लेकिन उसे काई और डी पर ध्यान देना ही था। पिछले महीने के दौरान तांग शियू ने पढ़ाई पर थोड़ा समय बिताया, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताया। तांग शियू ने पुस्तकालय में अध्ययन के लिए नहीं, बल्कि यह पता लगाने के लिए खुद को तल्लीन किया कि क्या पृथ्वी पर कोई साधक है, और साथ ही अपने लिए एक उपयुक्त साधना स्थल खोजने के लिए भी। तांग शियू ने पुस्तकालय की लगभग सभी पुस्तकों को छान मारा, फिर भी उसे किसी भी साधक का कोई निशान नहीं मिला, जिससे उसे संदेह हुआ कि पृथ्वी पर साधक मौजूद ही नहीं है। हालांकि मानविकी, इतिहास, भूगोल, जीवनी और अन्य विषयों पर बड़ी संख्या में पुस्तकों का गहन अध्ययन करने के बाद तांग शियू को वास्तव में एक ऐसी जगह मिल गई जिसके बारे में संदेह था कि वह साधना का पवित्र स्थल है। वह स्थान मुख्य शहर में नहीं बल्कि उपनगरों में था, जो मुख्य शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर था, जिसका नाम झाइशानपिंग था।
आज तांग शियू विशेष रूप से झाइशानपिंग जा रहे थे ताकि यह पता लगा सके कि क्या वह जगह उनकी साधना के लिए वाकई उपयुक्त है। यदि झाइशानपिंग वाकई वैसा ही था जैसा किताबों में वर्णित है, तो तांग शियू ने वहां जमीन का एक टुकड़ा खरीदने और साधना के लिए एक गुफानुमा घर बनाने की योजना बनाई थी। आधे दिन बाद तांग शियू झाइशानपिंग की चोटी पर दिखाई दिए। इस समय तक तांग शियू झाइशानपिंग के पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर चुके थे। अपने सिर के ऊपर असंख्य तारों को देखकर, जिन्हें वह लगभग हाथ बढ़ाकर तोड़ सकता था, और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा में नहाते हुए, जो मुख्य शहरी क्षेत्र में मौजूद ही नहीं थी, तांग शियू के चेहरे पर एक उत्साहित भाव दिखाई दिया। आध्यात्मिक स्पंदन। वास्तव में झाइशानपिंग के नीचे एक आध्यात्मिक स्पंदन छिपा हुआ है। आध्यात्मिक स्पंदन वाले स्थान में अवश्य ही दिव्य खजाने होंगे। अब मुझे शरीर को मजबूत करने वाले द्रव की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर्वत शिखर पर एक विशाल चट्टान पर खड़े होकर तांग शियू ने अपने हृदय में वीरता का ज्वार महसूस किया और आकाश की ओर एक लंबी चीख निकालने से खुद को रोक नहीं पाया। अपने पुनर्जन्म के बाद से तांग शियू सतर्क और संयमित रहे थे। एक और ऐसा इसलिए था क्योंकि पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी कम थी कि वह लगभग न के बराबर थी, जिससे अमर लोक की विभिन्न साधना तकनीकें और गुप्त कलाएं पूरी तरह से बेकार हो गईं, जिससे तांग शियू असमंजस में पड़ गया। दूसरी ओर उसने अनजाने में ही असंख्य स्रोत शून्य ब्रह्मांड स्वर्ग पहुंच कला को विकसित करने की शर्तों को पूरा कर लिया था, और फिर उसका शरीर निष्क्रिय रूप से और अनियंत्रित रूप से उस कला का अभ्यास करने लगा। यदि तांग शियू अमर लोक में असंख्य स्रोतों वाले शून्य ब्रह्मांड स्वर्ग पहुंच कला का अभ्यास कर पाता, तो वह निस्संदेह परमानंदित होता। लेकिन पृथ्वी पर जहां आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग न के बराबर है, इसका अभ्यास करने से तांग शियू को आंसू बहाए बिना ही रोने की इच्छा हो रही थी। हालांकि असंख्य स्रोतों से प्राप्त शून्य ब्रह्मांड स्वर्ग पहुंच कला को विकसित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसके अभ्यास के लिए एक अत्यंत मजबूत शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। शरीर को मजबूत बनाने के लिए शरीर संरक्षण द्रव को परिष्कृत करने हेतु बड़ी मात्रा में दिव्य खजानों की आवश्यकता होती थी, और दिव्य खजान हमेशा आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर स्थानों में ही उत्पन्न होते थे। पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुपस्थिति का अर्थ था कि शरीर को मजबूत बनाने वाले द्रव को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक कोई दिव्य खजाने मौजूद नहीं थे। इसलिए जब तांग शियू ने अनजाने में असंख्य स्रोतों वाले शून्य ब्रह्मांड स्वर्ग पहुंचने की कला का अभ्यास शुरू किया, तो केवल मृत्यु ही उसका इंतजार कर रही थी। चूंकि आज उन्हें शून्य प्रांत में झाइशानपिंग जैसा आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर स्थान मिल गया था, इसका मतलब था कि भविष्य में उन्हें पृथ्वी पर स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर अन्य स्थान भी मिल सकते थे। तांग शियू स्वाभाविक रूप से प्रसन्न थे। आध्यात्मिक स्पंदन इस विशाल चट्टान के ठीक नीचे प्रतीत होता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या झाइशानपिंग किसी की संपत्ति है या नहीं। यदि यह किसी की संपत्ति है तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। झाइशानपिंग के शिखर के आसपास चक्कर लगाने के बाद तांग शियू ने आध्यात्मिक स्पंदन के स्थान का सटीक पता लगा लिया, और उनके चेहरे पर विचारशील भाव आ गया। तांग शियू की समझ के अनुसार शून्य प्रांत के अधिकांश लोगों के लिए झाइशानपिंग एक अपरिचित नाम था। यदि तांग शियू ने प्रांतीय पुस्तकालय में मौजूद असंख्य पुस्तकों का अध्ययन न किया होता, तो उन्हें ये पता ही न चलता कि शून्य प्रांत में ऐसा एकांत स्वर्ग छिपा हुआ है। झाइशानपिंग, जिसका मूल नाम हुआंगचेंग और शियाओलियांगशान था, मिंग राजवंश का एक प्राचीन किला था। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार जब किसान विद्रोही नेता झांग शियानझोंग की सेना ने मिंग राजवंश के उत्तरार्ध में सिचुआन में प्रवेश किया, तो उन्होंने एक बार इस स्थान पर आक्रमण किया, पहाड़ को अपना आधार बनाया, स्वयं को सम्राट घोषित किया और इस स्थान को हुआंगचेंग शाही शहर नाम दिया। उन्होंने विभिन्न स्थानों से एकत्रित हथियारों और बहुमूल्य तलवारों को भी जमीन के नीचे दफना दिया, जिसे उन्होंने तेगसियू फेन लोहे की मरम्मत का मकबरा नाम दिया। किले में नानशिंग द्वार, पिंगोन द्वार, ताइपिंग द्वार, तियानबाओ द्वार और चांगशिंग द्वार सहित 18 द्वार थे, और किले के चारों ओर कई किलोमीटर लंबी शहर की दीवार थी। यहाँ रहस्यमय ली परिवार के पैतृक हॉल, तलवार विभाजन पत्थर, आधिकारिक आवास, तोप के चबूतरे और गुआनइन मंदिर के अवशेष भी मौजूद हैं। भोर होते देख तांग शियू ने खुद को संभाला और असंख्य स्रोत शून्य ब्रह्मांड स्वर्ग पहुंच कला के पहले चरण तारा अत्याचारी शरीर की साधना के लिए आवश्यक दिव्य खजानों की खोज शुरू कर दी। असंख्य स्रोत शून्य ब्रह्मांड स्वर्ग पहुंच कला को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। तारा अत्याचारी शरीर, तारा स्वर्गीय उत्पत्ति, तारा उत्पत्ति एकता और असंख्य तारों का रूपांतरण। इनमें से स्टार टायरेंट बॉडी क्षेत्र में 9 चरण शामिल हैं। क्यूई शोधन, त्वचा पीसना, मांस निर्माण, अस्थि रूपांतरण, टेंडन रूपांतरण, मज्जा रूपांतरण, अंग रूपांतरण, क्यूई और रक्त परिसंचरण और कोर निर्माण। यह विधि दिव्य जाति के उस प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा तैयार की गई थी जिसने असंख्य स्रोतों वाले शून्य ब्रह्मांड के स्वर्ग पहुंचने की कला का सृजन किया था। यह विधि दिव्य जाति के लोगों की अपेक्षाकृत कमजोर शारीरिक क्षमता के आधार पर जादुई जाति के दानव शरीर सिद्धांत का अनुकरण करती थी। प्रत्येक छोटे चरण में शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यक दुर्लभ सामग्रियां असंख्य और विविध थीं। असंख्य स्रोत शून्य ब्रह्मांड स्वर्ग पहुंच कला के लिए साधक की शारीरिक शक्ति की अत्यधिक आवश्यकता होती है। यदि शारीरिक शक्ति मानकों को पूरा नहीं करती है, तो असंख्य स्रोत शून्य ब्रह्मांड स्वर्ग पहुंच कला की साधना गति चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, अंतिम परिणाम केवल अत्यधिक तारा शक्ति का अवशोषण होगा, जिससे विस्फोट और मृत्यु हो सकती है। मायोरीड सोर्स वर्ल्ड यूनिवर्स हेवन रीचिंग आर्ट के संस्थापक ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि मायोरीड सोर्स वर्ल्ड यूनिवर्स हेवन रीचिंग आर्ट की पहली परत स्टार टायरेंट बॉडी को विकसित करने के लिए शरीर को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां, दुर्लभ खनिज, साथ ही भयंकर जानवरों के आंतरिक अंग, जीवनदायी रक्त, नसें आदि तैयार करने होंगे। अध्याय 28 आग और पानी एक साथ मौजूद नहीं रह सकते। कृपया अनुशंसा के लिए वोट करें। शिंगचिंग नंबर 1 हाई स्कूल के एक कक्ष में तांग शियू अपनी सीट पर बिना हिले डुले बैठा था। उसका चेहरा असामान्य रूप से गंभीर था। एक रात के अथक परिश्रम के बाद तांग शियू ने शरीर को मजबूत करने वाले तरल पदार्थ को तैयार करने के लिए आवश्यक 1 दर्जन से अधिक दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां और सभी दुर्लभ खनिज एकत्र कर लिए थे। हालांकि उसे किसी भी खूंखार जानवर का कोई निशान नहीं मिला, इसलिए स्वाभाविक रूप से खूंखार जानवर के अंगों, सार, रक्त या नसों का कोई संकेत नहीं
था। क्या ऐसा हो सकता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के कारण पृथ्वी पर खूंखार जानवर विलुप्त हो गए हों, या शायद पृथ्वी पर खूंखार जानवर जीवित ही न रह सकें? ये संभावना अचानक तांग शियू के मन में उभरी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। यद्यपि शरीर को मजबूत करने वाले तरल को भयंकर पशु अंगों, सार, रक्त और नसों के बिना भी परिष्कृत किया जा सकता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता काफी कम हो जाएगी, जिससे असंख्य स्रोत शून्य ब्रह्मांड अथाह कला की साधना में तांग शियू के लिए खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर उसे अभी भयंकर जानवर नहीं मिल रहे हैं, तो क्या होगा अगर एक दिन उसके पास दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां या दुर्लभ खनिज न हो? क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह असंख्य स्रोतों वाले शून्य ब्रह्मांड की अथाह कला का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा? नहीं, मुझे शरीर को तरोताजा करने वाले तरल पदार्थ का कोई विकल्प या उसके कच्चे माल का कोई विकल्प ढूंढना ही होगा। अमर लोक के अपने फायदे हैं और पृथ्वी के भी अपने। पृथ्वी पर इतनी उन्नत तकनीकी सभ्यता के होते हुए मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं असंख्य स्रोतों वाले शून्य ब्रह्मांड की अथाह कला को विकसित करने की समस्या का समाधान नहीं कर सकता। धीरे धीरे तांग शियू की आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक दिखाई दी। उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे शांत होते गए और अंत में एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान प्रकट हुई। तांग शियू, शिक्षक हान चाहते हैं कि तुम कक्षा समूह के मुख्य कार्यालय जाओ। तांग शियू गहरी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक उसके कान में एक स्पष्ट आवाज गूंजी। तांग शियू ने ऊपर देखा और पाया कि चेंग यानान कुछ देर बाद उसकी सीट के बगल में खड़ा होकर उसे एक जटिल भाव से देख रहा था। सूचना के लिए धन्यवाद, मैं अभी चलता हूँ। तांग शियू को पहले से ही कुछ समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने चेंग यानान को सिर हिलाकर अभिवादन किया, फिर उठकर अपनी सीट से चला गया। तांग शियू की सुडौल पीठ को देखकर चेंग यानान के होंठ हिल गए, मानो वह कुछ बोलना चाहती हो लेकिन खुद को रोक रही हो। चेंग यानन अभी अभी ग्रेट ग्रुप ऑफिस से बाहर आई थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि शिक्षक हान ने तांग शियू को ऑफिस में क्यों बुलाया था। अगर तुम्हारे नंबर थोड़े कम हैं तो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा कुछ मौकों पर तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा मांस कट जाएगा। फिर नकल क्यों कर रहे हो? तांग शियू की पीठ पूरी तरह ओझल हो जाने के बाद ही चेंग यानान ने धीरे से कहा। चेंग यानान ने अभी अभी जो दृश्य देखा उससे वह सचमुच स्तब्ध रह गई थी। कार्यालय में न केवल तीसरी कक्षा के सभी शिक्षक एकत्रित थे, बल्कि प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य और शैक्षणिक मामलों के कार्यालय के कई लोग भी मौजूद थे। वे सभी यह पता लगाने के लिए एकत्रित हुए थे कि क्या तांग शियू ने इस मासिक परीक्षा में नकल की थी। कार्यालय के लगभग सभी शिक्षकों का मानना था कि तांग शियू ने इस मासिक परीक्षा में नकल की है, क्योंकि उसके अंक बहुत ही ज्यादा थे। कुल 750 अंकों में से तांग शियू ने चौंका देने वाले 712 अंक प्राप्त किए थे। यहाँ तक कि यान जियान, जो मासिक परीक्षाओं में लगातार प्रथम स्थान प्राप्त करता था, ऐसे अंकों को देखकर संदेह पैदा हो जाता तो तांग शियू की तो बात ही क्या, जो पूरे तीसरे वर्ष में अंतिम स्थान पर था। केवल 10वीं कक्षा की मुख्य शिक्षिका हान किंगवू को ही पूरा विश्वास था कि तांग शियू ने परीक्षा में नकल नहीं की थी। शिक्षिका हान ने हु कियूशेंग के नेतृत्व में शिक्षकों के एक समूह से तीखी बहस भी की, यहाँ तक कि उनकी आंखें लाल हो गईं। तांग शियू, ओह तांग शियू, अगर तुम नकल कर भी लो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुमने शिक्षक हान को वाकई मुश्किल में डाल दिया है। चेंग यानान ने मुंह फुला लिया। तांग शियू के प्रति उसकी निराशा चरम पर पहुंच गई थी। हालांकि ये सोचने के बाद कि तांग शियू ने कक्षा 10 में अपने एक महीने के दौरान कक्षा में अपना अधिकांश समय दिवास्वप्न देखने में बिताया था और उसके बारे में फैली विभिन्न अफवाहों को याद करते हुए दयालु हृदय वाली चेंग यानान ने तांग शियू के खिलाफ कोई आरोप या शिकायत नहीं की। मैं शर्त लगाता हूँ तांग शियू ने इस मासिक परीक्षा में जरूर नकल की है। अगर उसने नकल नहीं की तो मैं नंबर 1 हाई स्कूल से इस्तीफा दे दूंगा। जब तांग शियू ग्रेट ग्रुप कार्यालय पहुंचा तो उसने संयोगवश हु कियूशेंग की उत्तेजित दहाड़ सुनी। शायद हु कियूशेंग के प्रभावशाली व्यक्तित्व से भयभीत होकर उनके इस कथन के बाद कार्यालय में सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि हान किंगवू, जो पहले पुरजोर बहस कर रहे थे, हु कियूशेंग के शब्दों से चौंक गए और काफी देर तक चुप रहे। ऑटम टाइगर, क्या आप अपने शब्दों पर कायम हैं? अगर मैं साबित कर दूं कि मैंने मासिक परीक्षा में नकल नहीं की, तो क्या आप वाकई नंबर 1 हाई स्कूल से इस्तीफा दे देंगे? हु कियूशेंग जैसे ही अपनी जीत पर गर्व कर रहा था, तभी कक्षा के दरवाजे पर एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी और तांग शियू ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। तुम घमंडी, बड़ों का अनादर करते हो, शिक्षकों का आदर करना और उनकी शिक्षाओं को महत्व देना बिल्कुल नहीं जानते। ऐसा व्यक्ति इतने अंक कैसे प्राप्त कर सकता है? तांग शियू के शरद ऋतु बाग वाले संबोधन ने हु कियूशेंग को क्रोधित कर दिया। वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ा, तांग शियू की नाक की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया, अगर तुम साबित कर सकते हो कि तुमने इस परीक्षा में नकल नहीं की है, तो मैं, हु कियूशेंग, आज से तुम्हारा उपनाम अपना लूंगा। ऑटम टाइगर, मुझे सच में खेद है, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान सकती। अगर आप मेरा उपनाम अपनाना चाहते हैं तो आपको पहले मेरे पिता की अनुमति लेनी होगी। हु कियूशेंग के गुस्से वाले चेहरे को देखकर तांग शियू मुस्कुराए। तांग शियू का आचरण सिद्धांत था, यदि दूसरे मेरा 1 इंच भी सम्मान करते हैं तो मैं उनका 1 फुट सम्मान करता हूँ। यदि दूसरे मुझे 1 दाना भी नुकसान पहुंचाते हैं तो मैं उनसे 3 बुशेल ले लेता हूँ। जब हु कियूशेंग ने बार बार तांग शियू और उसकी मां को अपमानित किया और यहाँ तक कि तांग शियू को स्कूल से निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया, तो तांग शियू और हु कियूशेंग के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका था। स्वाभाविक रूप से तांग शियू के मन में हु कियूशेंग के लिए कोई सम्मान नहीं था और उसके शब्द स्वाभाविक रूप से बेबाक थे। तांग शियू की बातों ने दफ्तर में मौजूद सभी लोगों को अपनी हंसी रोकने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन हु कियूशेंग की आंखों में गुस्से की आग देखकर उनके पास अपनी हंसी रोकने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तांग शियू, चुप रहो। हमने तुम्हें आज दफ्तर इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिले। अगर तुम इसी तरह जुबान चलाते रहे तो यहाँ से चले जाओ। हु कियूशेंग को भड़कते देख हान किंगवू ने जल्दी से और जोर से तांग शियू को रोक दिया। गुरुजी हान, मुझे क्षमा करें, मैंने अभी जल्दबाजी में ऐसा कर दिया। हान किंगवू की डांट सुनकर तांग शियू को कोई असंतोष नहीं हुआ, बल्कि कृतज्ञता महसूस हुई। उसने आदरपूर्वक हान किंगवू को प्रणाम किया। कार्यालय में सभी ने शुरू में तांग शियू को अभिमानी और कानूनविहीन समझा था और उन सभी ने भौहें चढ़ाई थीं। उनके बारे में उनकी धारणा बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गई थी।
अचानक तांग शियू को हान कीवू के प्रति विनम्र और सम्मानजनक व्यवहार करते देख उनके चेहरे पर विचारपूर्ण भाव आ गए और वे तांग शियू को दोबारा देखने से खुद को रोक नहीं पाए। इसी क्षण सबको ये एहसास हुआ कि तांग शियू के कपड़े थोड़े सादे होने के बावजूद बेहद साफ सुथरे थे। उनके छोटे काले बाल बेहद आकर्षक लग रहे थे और उनकी चमकीली भेदक आंखें, ऊंची नाक, पतले होंठ और लंबा सीधा कद मिलकर उन्हें बेहद खूबसूरत बना रहे थे। तांग शियू से निकलने वाली अदृश्य शालीनता और आत्मविश्वास ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हु क्यूशेंग के सामान्य आचरण और स्वभाव को याद करते हुए उन्होंने तांग शियू की पिछली गलती को तुरंत माफ कर दिया। अब वे तांग शियू को उसके अपमानजनक शब्दों के लिए मन ही मन दोषी नहीं ठहरा रहे थे, बल्कि उन्हें लग रहा था कि हु क्यूशेंग ने तांग शियू को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जिससे उसे बिना सोचे समझे बोलना पड़ा। वेई झेंटाई ने कुछ पल तांग शियू को घूरकर देखा, फिर गंभीर स्वर में कहा, तांग शियू, तुम्हारे मासिक परीक्षा परिणाम बहुत असामान्य हैं, इसलिए स्कूल को समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे अंकों को कैसे संभाला जाए। शिक्षिका हान का कहना है कि तुम्हारे अंक वास्तविक और वैध हैं और उन्होंने हमसे विनती की है कि तुम्हें खुद को साबित करने का मौका दिया जाए। कृपया इस अवसर का सदुपयोग करो। धन्यवाद प्रधानाचार्य जी, मैं इस अवसर को संजोकर रखूंगा। तांग शियू ने न तो विनम्रता से और न ही अहंकार से जवाब दिया। तांग शियू, अगर तुम अभी नकल करने की बात मान लेते हो तो हम तुम्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर बाद में तुम परीक्षा पूरी नहीं कर पाए और तुम्हारी असलियत सामने आ गई तो न सिर्फ तुम्हें भुगतना पड़ेगा बल्कि शिक्षक हान को भी तुम्हारे साथ भुगतना पड़ेगा। तांग शियू, इतना जिद्दी मत बनो। 1.5 साल बीत चुका है, क्या हम नहीं जानते कि तुम किस तरह के छात्र हो? अगर नकल भी करो तो कम से कम गंभीरता से करो और कुछ भरोसेमंद अंक लाओ। तुमने लगभग पूरे अंक लाकर परीक्षा दी है, क्या तुम्हें लगता है कि हम बेवकूफ हैं? तांग शियू, कबूलनामा नरमी लाता है, इनकार करना सख्ती लाता है। अगर तुमने धोखा दिया भी है तो हर कोई तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता है, लेकिन अगर तुम धोखा देते हुए पकड़े गए और फिर भी इसे स्वीकार करने से इनकार करते हो तो ये तुम्हारे चरित्र की कमी को दर्शाता है। तांग शियू के बोलते ही दफ्तर में मौजूद कई शिक्षकों ने एक साथ तांग शियू को सलाह देना शुरू कर दिया। इनमें से अधिकतर लोग तांग शियू के हाई स्कूल के 3 वर्षों के दौरान उनके शिक्षक थे। तांग शियू के प्रति उनके पूर्वाग्रह गहरे तक जमे हुए थे। उनके मन में केवल अंकों का ही ख्याल रहता था, इसलिए उनकी बातें सलाह से ज्यादा व्यंग्य और चेतावनी से भरी होती थीं। हु क्यूशेंग भी चुप रहा, केवल बगल से एक ठंडी सी फुफकार निकाली और बाहें मोड़े हुए तांग शियू को देखता रहा, तमाशे का आनंद लेता रहा। प्रिंसिपल वेई, क्या हम शुरू कर सकते हैं? तांग शियू ने अन्य शिक्षकों की अनदेखी करते हुए शांत भाव से पूछा। चूंकि तांग शियू तैयार है, कृपया सभी परीक्षा पत्र निकाल लें। तांग शियू की प्रतिक्रिया देखकर, जिसमें वह पहाड़ के ढह जाने पर भी विचलित नहीं होता और हिरण के बाईं ओर से भागते समय भी पलक नहीं झपकाता, वेई झेंटाई ने संतुष्टि से सिर हिलाया। वेई झेंटाई के इशारे पर तीसरे वर्ष के कक्षा समूह के प्रमुख जिया मिंगजी ने पहले से तैयार किए गए 4 परीक्षा पत्र निकाले और उन्हें तांग शियू को सौंप दिया। तांग शियू, अगर तुम आज सुबह 4 घंटे के भीतर यह परीक्षा पूरी करके पास हो जाओ तो स्कूल तुम्हारे मासिक परीक्षा अंकों को असली और वैध मान लेगा। तांग शियू की सवालिया निगाहों के जवाब में जिया मिंगजी ने जोर से समझाया, अगर मैं निर्धारित समय के भीतर ये परीक्षा प्रश्न पत्र हल कर लूं और अच्छे परिणाम प्राप्त कर लूं और फिर भी कोई मुझ पर नकल का संदेह करे तो क्या होगा? परीक्षा प्रश्न पत्र प्राप्त करने के बाद तांग शियू ने तुरंत उत्तर देना शुरू नहीं किया, बल्कि हु क्यूशेंग की ओर देखते हुए तीखे लहजे में पूछा। तांग शियू के शब्दों से हु क्यूशेंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया और यहाँ तक कि जिया मिंगजी भी बार बार खांसने लगी। परीक्षा पत्रों का ये सेट जिंगहुआ विश्वविद्यालय से संबद्ध हाई स्कूल के शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया था, जिन्हें मैंने मोटी रकम दी थी। आप कार्यालय में प्रवेश करने से 10 मिनट पहले हमारे स्कूल पहुंचे थे। जिंगहुआ विश्वविद्यालय से संबद्ध हाई स्कूल के जिन शिक्षकों ने प्रश्न तैयार किए हैं, उनके अलावा किसी और को इन परीक्षा पत्रों तक पहुंच नहीं थी। हमारा मूल इरादा अगले महीने की मासिक परीक्षा के लिए इन प्रश्न पत्रों का उपयोग करने का था। आपकी परीक्षा लेना अंतिम समय का निर्णय था और शिक्षक हान के लगातार आग्रह के बाद ही मैंने अनिच्छा से आपको इन महंगे प्रश्न पत्रों का पूर्वावलोकन करने दिया। छात्र तांग शियू, आशा है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। तांग शियू और हु क्यूशेंग को आपस में झगड़ते देख वेई झेंटाई मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। आगे की बहस से बचने के लिए उसके पास बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। अध्याय 29, एक चौंकाने वाला विस्फोट। कृपया अनुशंसा के लिए वोट करें। जब हु क्यूशेंग ने तांग शियू के मजाक भरे शब्द सुने तो पहले तो उसका मन किया कि वह उछलकर तांग शियू को जमकर डांटे। हालांकि जब वेई झेंटाई आगे बढ़ी तो हु क्यूशेंग के पास अपने गुस्से को दबाने और एक तरफ खड़े होकर रूठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तांग शियू ने अपने मन की अधिकांश निराशा व्यक्त करने के बाद इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया और प्रश्नों के उत्तर देने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। 30 से अधिक शिक्षकों की निगरानी में होने के बावजूद तांग शियू ने कोई असुविधा नहीं दिखाई, बल्कि उसने परीक्षा पत्र पर एक के बाद एक उत्तर धारा प्रवाह तरीके से लिखे। ये जानना जरूरी है कि जब तांग शियू अमर लोक में शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे या औषधियां बना रहे थे, तब उन पर लगभग हमेशा ही हजारों निगाहें टिकी रहती थीं। फिर भी वे बेखबर होकर शांति से अपना काम करते रहते थे और अब तो केवल 30-40 जोड़ी निगाहें ही उन पर टिकी हुई हैं। तांग शियू दफ्तर में मौजूद लगभग 30 शिक्षकों की उपस्थिति को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन दफ्तर में मौजूद लगभग 30 शिक्षक तांग शियू को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। तांग शियू को बिना सोचे समझे कुछ ही पलों में आधे पृष्ठ से अधिक प्रश्नों को हल करते देख कार्यालय में मौजूद शिक्षक एक दूसरे की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए और उनकी भौहें तन गईं। हम बस ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हो। हम जैसे विषय शिक्षक भी इन सवालों के जवाब आसानी से नहीं दे पाते, फिर भी तुम इन्हें इतनी जल्दी कैसे खत्म कर देती हो? ये कितना हास्यास्पद है। हु क्यूशेंग को तांग शियू की बातों और हरकतों से काफी समय से चिढ़ थी। अब तांग शियू को इतनी जल्दी सवालों के जवाब देते देख वह किनारे से ताना मारने से खुद को रोक नहीं पाया। शिक्षक हु, कृपया छात्रा तांग शियू की परीक्षा में बाधा न डालें, अन्यथा हमें आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। हु क्यूशेंग के ये शब्द कहते ही हान कीवू ने उन्हें निर्दयता से याद दिलाया। हान कीवू को गुस्से में देखकर दफ्तर में मौजूद अन्य शिक्षक जो हु क्यूशेंग की भावनाओं को साझा करते थे, उन्हें अपने होठों पर आने वाले शब्दों को निगलना पड़ा और वे
केवल चुपचाप तांग शियू को सवालों के जवाब देते हुए देख सकते थे। हान किंगवू की बातों से हु क्यूशिंग इतना क्रोधित हो गया कि उसे लगा जैसे उसका रक्तचाप आसमान छू रहा हो। अगर कोई और शिक्षक उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करता तो वह बहुत पहले ही भड़क उठा होता। लेकिन हान किंगवू का सामना करते हुए हु क्यूशिंग को बार बार इसे सहन करने के अलावा और कुछ नहीं करना पड़ा। कुछ समय के आपसी मेलजोल के दौरान हु क्यूशिंग हान किंगवू के स्वभाव को समझ चुका था। वह जानता था कि हान किंगवू सत्ता का दुरुपयोग करके निजी लाभ कमाने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक नेक और दयालु हृदय वाला, साथ ही सिद्धांतवादी व्यक्ति था, जिसके कारण अब उसे हान किंगवू को उकसाने से डर नहीं लगता था। हालांकि हु क्यूशिंग को पता था कि कब रुकना है। हान किंगवू को सचमुच गुस्सा देखकर उसने समझदारी से उसे और उकसाना बंद कर दिया, बल्कि मन ही मन ताना मारते हुए तांग शियू और हान किंगवू को हंसी का पात्र बनते देखने का इंतजार करने लगा। 20 मिनट से अधिक समय बीत चुका था और तांग शियू ने गणित का परीक्षा पत्र पूरा कर लिया था। ये पहले से ही पता होने के बावजूद कि मासिक परीक्षा में भी तांग शियू की उत्तर देने की गति इतनी तेज थी। तांग शियू द्वारा आधे घंटे के भीतर एक अत्यंत कठिन गणित परीक्षा पत्र को पूरा करते हुए देखना तृतीय वर्ष के छात्रों के समूह के शिक्षकों को अभी भी चौंका दिया। जैसे ही तांग शियू ने गणित के परीक्षा पत्र को एक तरफ फेंका, हु क्यूशिंग ने उसे झट से छीन लिया। परीक्षा पत्र मिलते ही हु क्यूशिंग के होंठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए और उसके द्वारा तैयार किए गए व्यंग्यात्मक शब्द बस निकलने ही वाले थे। हालांकि जब हु क्यूशिंग ने पहले 3 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट रूप से देखे तो उसके गले में जैसे मछली की हड्डी फंस गई हो और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। इससे पहले परीक्षा पत्र मिलने के बाद हु क्यूशिंग ने गणित परीक्षा के पहले 3 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि ये तीनों प्रश्न न केवल कठिन थे बल्कि बेहद भ्रामक भी थे। थोड़ी सी लापरवाही या ज्ञान के बिंदुओं की अपर्याप्त समझ से गलतियां हो सकती थीं। इसलिए हु क्यूशिंग का मानना था कि तांग शियू संभवतः पहले तीनों प्रश्नों के गलत उत्तर देगी। अप्रत्याशित रूप से तांग शियू का पूरा किया हुआ परीक्षा पत्र मिलने के बाद उन्होंने पाया कि तांग शियू के पहले 3 प्रश्न बिल्कुल सही थे। ये सोचकर कि उसने उन 3 सवालों को पूरा करने में 5 मिनट का समय बिताया और एक सवाल में गलती भी कर दी, जबकि तांग शियू ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कुछ ही सेकंड में दिया और सभी सही उत्तर दिए। हु क्यूशिंग को स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। चौथा प्रश्न सही है, 5वां प्रश्न सही। जब हु क्यूशिंग ने आखिरी प्रश्न को देखना समाप्त किया और पाया कि सभी उत्तर मानक उत्तरों के समान थे तो उसे बिजली का झटका लगा और उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया। वेई जेंटाई ने हु क्यूशिंग को कई बार फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उसने संदेह से हु क्यूशिंग के हाथ से परीक्षा पत्र छीन लिया और उसकी जांच शुरू कर दी। हालांकि वेई जेंटाई प्रधानाचार्य थे, लेकिन वे कई वर्षों से प्रशासनिक कार्यों में लगे हुए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे हु क्यूशिंग की तरह केवल कागज पर एक नजर डालकर उत्तरों की सत्यता का आकलन नहीं कर सकते थे। फिर भी इससे उन्हें तांग शियू के उत्तरों की सत्यता का आकलन करने में कोई बाधा नहीं आई, क्योंकि उनके पास परीक्षा के सभी मानक उत्तर मौजूद थे। 10 मिनट से अधिक समय बाद वेई जेंटाई ने तांग शियू के गणित के परीक्षा पत्र को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक और पूरी तरह से जांचा और तब जाकर उन्हें समझ आया कि तांग शियू की उत्तर पुस्तिका पढ़ने के बाद हु क्यूशिंग इतना परेशान क्यों था। इस समय वेई जेंटाई का हृदय भी मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ था। तांग शियू की और उसकी निगाहों में राहत, अपराधबोध और उससे भी कहीं अधिक तीव्र उत्साह था। तांग शियू के गणित परीक्षा के सभी उत्तर सही हैं। उसने गणित परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त किए हैं। ये देखकर कि तीसरे वर्ष के सभी अन्य शिक्षक उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देख रहे थे, वेई जेंटाई ने धीमी आवाज में कहा। ये कहने के बाद वेई जेंटाई को ऐसा लगा जैसे वह अचानक बहुत बूढ़ा हो गया हो और उसने परीक्षा पत्र अपने बगल में बैठे एक शिक्षक को सौंप दिया। लगभग उसी समय जब वेई जेंटाई ने गणित की परीक्षा का प्रश्नपत्र देखना समाप्त किया, तांग शियू ने पहले ही विज्ञान की व्यापक परीक्षा का प्रश्नपत्र पूरा कर लिया था। स्वाभाविक रूप से हर कोई इसे पाने के लिए टूट पड़ा। हर कोई इसे सबसे पहले देखने के लिए उत्सुक था। गणित की परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त करने के आधार पर कार्यालय में हर कोई तांग शियू के व्यापक विज्ञान परीक्षा पत्र के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। जल्द ही तांग शियू के व्यापक विज्ञान परीक्षा पत्र का भी मूल्यांकन किया गया। उसी तरह सभी उत्तर सही थे और तांग शियू ने एक बार फिर पूरे अंक प्राप्त किए। फिर अंग्रेजी का टेस्ट हुआ, जिसमें लिसनिंग सेक्शन को छोड़कर बाकी सभी सेक्शन में मुझे पूरे अंक मिले। अंत में चीनी भाषा की परीक्षा में निबंध अनुभाग को छोड़कर सभी भागों में मुझे पूरे अंक मिले। क्योंकि अंग्रेजी परीक्षा में श्रवण भाग और चीनी परीक्षा में निबंध भाग आवश्यक नहीं थे, इसलिए तांग शियू ने चारों सेट परीक्षा पत्रों को पूरा करने में केवल 1 घंटा 10 मिनट का समय लिया। इतना समय तो दूसरों के लिए एक सेट परीक्षा पत्रों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। मौन, पूर्ण सन्नाटा, एक भयानक सन्नाटा। तांग शियू के सभी परीक्षा पत्रों की जांच करने के बाद तीसरे वर्ष के सभी शिक्षक चुप हो गए। ये शिक्षक मानो अपनी जगह पर जम गए थे, गतिहीन खड़े थे। उनके चेहरे पर गहन चिंतन के भाव थे। विशेष रूप से हु क्यूशिंग अचानक कई दशकों बूढ़े प्रतीत हो रहे थे। उनके चेहरे पर अब पहले जैसा अहंकार और उग्रता नहीं थी, बल्कि घोर निराशा का भाव था। केवल हान किंगवू के चेहरे पर ही उत्साह झलक रहा था। हालांकि हान किंगवू ने पहले तांग शियू पर भरोसा किया था, फिर भी तांग शियू के परीक्षा परिणाम आने से पहले उसका दिल बेचैन था, खासकर जब उसने तांग शियू की सवालों के जवाब देने की गति देखी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। अब ये देखकर कि तांग शियू ने उनकी उम्मीदों को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और इतना उत्कृष्ट परिणाम दिया, हान किंगवू को न केवल उत्साह महसूस हुआ बल्कि राहत और संतुष्टि की एक बड़ी भावना भी महसूस हुई। प्रिंसिपल वेई, इस बार तांग शियू की परीक्षा में नकल की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, है ना? हान किंगवू ने देखा कि तांग शियू के परीक्षा पत्रों को देखने के बाद दफ्तर में सभी लोग चुप हो गए थे और दफ्तर का माहौल अजीब तरह से रहस्यमय हो गया था। काफी देर की चुप्पी के बाद हान किंगवू ने धीरे से बोलना शुरू किया और पूछा, आप सबके काम शुरू करने के बाद परीक्षा पत्र एक्सप्रेस डिलीवरी से मेरे कार्यालय में पहुंचाए गए थे। तांग शियू की परीक्षा अचानक ही ली गई थी और मैंने तो आप सबके सामने ही परीक्षा पत्र खोले थे। तांग शियू भला कैसे नकल कर सकता है? वेई झिंटाई की बुलंद आवाज कार्यालय में गूंजी, जिससे इस बार तांग शियू के परीक्षा परिणामों की पुष्टि हो गई। तो फिर तांग शियू के मासिक परीक्षा परिणाम भी वैध होने चाहिए, है ना?
हान किंगवू ने मौके का फायदा उठाते हुए पूछा। तांग शियू ने अभी जो परीक्षा दी है वह मासिक परीक्षा के प्रश्नपत्र से कम 2 स्तर अधिक कठिन है। चूंकि तांग शियू ने इस परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए मासिक परीक्षा में उसके 712 अंक प्राप्त करना आश्चर्य की बात नहीं है। वेई जिंटाई ने हान किंगवू की चिंताओं को स्वाभाविक रूप से समझा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो क्या शिक्षक हू और शिक्षक हान के बीच की शर्त का भी सम्मान नहीं किया जाना चाहिए? इसके अलावा शिक्षक हू ने अभी कहा कि अगर मैंने मासिक परीक्षा में नकल नहीं की तो वह प्रथम उच्च विद्यालय से इस्तीफा दे देंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या शिक्षक हू की बात का अब भी कोई महत्व है। जैसे ही वेई जिंटाई तांग शियू को सांत्वना देने और उसकी प्रशंसा करने के लिए कुछ शब्द कहने ही वाले थे ताकि वह अच्छा काम जारी रखे, तांग शियू की स्पष्ट आवाज अचानक कार्यालय में गूंज उठी। तांग शियू की बातें सुनकर दफ्तर में मौजूद हर किसी के दिल में अचानक एक झंझनाहट सी महसूस हुई और उन्होंने अनजाने में ही अपनी निगाहें हू कियूशिंग पर टिका दी। हालांकि तांग शियू के गणित परीक्षा के उत्तर पढ़ने के बाद हू कियूशिंग मानो अपनी आत्मा खो बैठा था। उसकी आंखें खाली थीं, वह अपनी सीट पर स्तब्ध बैठा था, विस्मृति की अवस्था में चला गया था। इतना कि वह कार्यालय में हर किसी की बातों और कार्यों से पूरी तरह अनजान था। तांग शियू, हालांकि शिक्षक हू का रवैया तुम्हारे प्रति थोड़ा कठोर था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे निराश थे और चाहते थे कि तुम बेहतर करो। अब जब शिक्षक हू को पता चल गया है कि उन्होंने तुम्हें गलत समझा था तो वे बहुत परेशान होंगे। क्या तुम कृपया शिक्षक हू के लिए और मुश्किलें पैदा नहीं करोगी? हान किंगवू ने परेशान हू कियूशिंग की ओर देखा। उसे दया आ गई और उसने सहज ही हू कियूशिंग से विनती की। कार्यालय में मौजूद किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि हान किंगवू हू कियूशिंग के लिए गुहार लगाएगी और ऐसा करने वाली पहली व्यक्ति होगी। एक पल के लिए सबकी निगाहें हान किंगवू की ओर सम्मान और प्रशंसा से भर गईं। ये जानना जरूरी है कि आज से पहले हू कियूशिंग लगातार हान किंगवू को निशाना बना रहा था और समय समय पर उसे उकसा रहा था। दफ्तर में हर कोई खुद से पूछ रहा था, अगर वे हान किंगवू होते तो वे ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाते। मैं शिक्षक हान की बात मान लूंगा। अगर प्रधानाचार्य और अन्य शिक्षकों के पास कोई और विकल्प नहीं है तो मैं पहले कक्षा में वापस चला जाऊंगा। परीक्षा के बाद तांग शियू ने जानबूझकर ऐसा इसलिए कहा था ताकि हू कियूशिंग को याद दिलाया जा सके कि वह उनके बीच की पुरानी शिकायतों को भूला नहीं है और हू कियूशिंग के उसे वापस 5वीं कक्षा में भेजने के विचार को खारिज किया जा सके, न कि सचमुच उसे और परेशान करने के लिए। चूंकि उसका लक्ष्य हासिल हो गया था और हान किंगवू हू कियूशिंग के लिए विनती कर रही थी, इसलिए तांग शियू ने मदद करने में खुशी महसूस की। हान किंगवू के अनुरोध को पूरा करते हुए अपनी उदारता का प्रदर्शन भी किया। छात्र तांग शियू, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या पिछले महीने आपके अंकों में सुधार हुआ है या वे हमेशा से ही लगातार अच्छे रहे हैं? जैसे ही तांग शियू कार्यालय के दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था, वेई जिंटाई ने अचानक बोलकर पूछा, प्रिंसिपल जी, क्या ये सवाल इतना जरूरी है? तांग शियू थोड़ी देर रुकी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, प्रिंसिपल जी, इस सवाल पर ध्यान देने के बजाय आप औसत अंकों वाले छात्रों पर ज्यादा ध्यान क्यों नहीं देते? आखिरकार हर साल लगभग 1000 छात्र तीसरे वर्ष में दाखिला लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही दर्जन प्रमुख विश्वविद्यालयों या प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश पा पाते हैं। आपका क्या विचार है, प्रिंसिपल जी? अपना वाक्य पूरा करने के बाद तांग शियू मुड़ा और चला गया। उसने वेई जिंटाई को बोलने का कोई मौका नहीं दिया। दफ्तर में लंबे मौन के बाद वेई जिंटाई ने आखिरकार एक गहरी सांस ली। उनकी पहले सीधी पीठ अचानक झुक गई और उनके चेहरे पर पछतावे के कुछ निशान दिखाई दिए। अन्य शिक्षकों के चेहरे पर भी इसी तरह विचारोत्तेजक भाव दिखाई दिए। अध्याय 30 के परिणाम कृपया वोट करें। सीनियर ईयर के छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिंगचिंग नंबर 1 हाई स्कूल के गेट पर लगे बुलेटिन बोर्ड पर हर महीने की परीक्षा में टॉप 500 अंक प्रदर्शित करता है और स्कूल टॉप 100 छात्रों को उदार नकद पुरस्कार भी प्रदान करता है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को 10,000 युआन का नकद पुरस्कार मिलता है। दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वालों को 6,000 युआन, चौथे से छठे स्थान पर आने वालों को 3,000 युआन, 7वें से 10वें स्थान पर आने वालों को 1,000 युआन, 11वें से 50वें स्थान पर आने वालों को 500 युआन और 51वें से 100वें स्थान पर आने वालों को 100 युआन मिलते हैं। स्कूल द्वारा उठाए गए इन विभिन्न उपायों के कारण ही हर महीने के पहले सोमवार को शिंगचिंग नंबर 1 हाई स्कूल में एक विचित्र दृश्य दिखाई देता था। कक्षा की छुट्टी की घंटी सुनने के बाद सभी छात्र एक के बाद एक कैंटीन की ओर नहीं दौड़े, बल्कि स्कूल के गेट पर लगे बुलेटिन बोर्ड के सामने इकट्ठा हो गए। स्कूल के बुलेटिन बोर्ड के सामने केवल सीनियर हाई स्कूल के छात्र ही इकट्ठा नहीं थे, जूनियर हाई और सोफोमो हाई स्कूल के छात्र भी अपने स्कोर देखने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि स्कोर सूची में न केवल उनके परिचित लोग थे, बल्कि सूची में मौजूद चमकीले और आकर्षक नाम और स्कोर उनके लक्ष्य और प्रेरणा भी थे। वाह, इस मासिक परीक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले को वास्तव में 712 अंक मिले। क्या मैं गलत तो नहीं देख रहा हूँ? यांग जियान के स्कोर में फिर से सुधार हुआ है। एक मेधावी छात्र से यही उम्मीद थी। अगर वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा में भी इतना ही स्कोर हासिल कर लेता है तो शायद उसे पेकिंग विश्वविद्यालय या सिंघुआ विश्वविद्यालय में से किसी एक में दाखिला लेने का मौका मिल जाता, है ना? नहीं, पहला स्थान यांग जियान को नहीं मिला। ये तो एक अपरिचित नाम है। वैसे तांग शियू को कौन जानता है? मैंने तो उसका नाम पहले कभी नहीं सुना। उसने तो यांग जियान से 79 अंक अधिक प्राप्त किए, जबकि यांग जियान दूसरे स्थान पर आया। स्कोर सूची में पहला स्थान सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला और सबसे अधिक चर्चित स्थान था। जब शिंगचिंग नंबर 1 हाई स्कूल के छात्रों को पता चला कि मासिक परीक्षा स्कोर सूची में लंबे समय से शीर्ष पर रहने वाले यांग जियान को वास्तव में हटा दिया गया है, तो बुलेटिन बोर्ड के नीचे हंगामा मच गया। सभी को लगा कि उनकी आंखों में कुछ गड़बड़ है। आखिरकार स्कोर में सुधार एक प्रक्रिया है। किसी ऐसे व्यक्ति का जो कभी शीर्ष 10 में भी नहीं आया था, अचानक इतनी बेशर्मी से स्कोर सूची में सबसे ऊपर आ जाना किसी भी तरह से देखा जाए तो गलत ही लगता है। मैं तांग शियू को जानता हूँ। वह हमारी 5वीं कक्षा में पढ़ता है। उसने हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा में शहर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके शिंगचिंग नंबर 1 हाई स्कूल में दाखिला लिया। अपने पहले वर्ष के दौरान उसने विभिन्न परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और सभी विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तांग शियू स्पष्ट रूप से हमारी 10वीं कक्षा का छात्र है, ठीक है? देखो, उसके नाम के बाद लिखे नोट में भी 10वीं कक्षा ही लिखा है।
उसका तुम्हारी 5वीं कक्षा से क्या लेना देना है? क्या तांग शियू के दिमाग में कुछ गड़बड़ नहीं है? वह इस बार अचानक इतनी प्रसिद्धि कैसे पा गया? क्या अफवाहें झूठी हैं और तांग शियू पिछले 2 सालों से जानबूझकर परीक्षा में पिछड़ रहा है? अधिकांश छात्रों को तांग शियू की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन सभी अनजान नहीं थे। 5वीं और 10वीं कक्षा के छात्र उनके बारे में सबसे अधिक जानते थे। जब दोनों कक्षाओं के छात्रों ने तांग शियू को 712 अंक प्राप्त करते देखा, तो आश्चर्य के अलावा उनमें प्रशंसा और सम्मान की भावना भी अधिक जागृत हुई। नहीं, यह असंभव है। तांग शियू इतने ज्यादा अंक नहीं ला सकता। उसके अंक जरूर फर्जी हैं। यांग जियान ने तांग शियू का नाम और अंक घूरते हुए लाल आंखों से चीखते हुए कहा। यांग जियान, अपनी किस्मत मान लो। अगर बॉस ने मासिक परीक्षा में नकल की होती तो मुझे यकीन है कि बूढ़ा क्यू शेर अब तक हंगामा मचा चुका होता। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, आज सुबह बॉस को सीनियर क्लास के दफ्तर में दोबारा परीक्षा के लिए बुलाया गया था। दोबारा परीक्षा के बाद प्रधानाचार्य समेत सभी शिक्षकों ने पुष्टि की कि बॉस के इस बार के मासिक परीक्षा के अंक असली और मान्य हैं। यांग जियान के बोलते ही उसके कान में एक व्यंग्य भरी आवाज सुनाई दी। ये युआन चुलिंग थी, जो संयोग से यांग जियान के पीछे खड़ी थी। तांग शियू ने युआन चुलिंग और चेंग यानान दोनों से यह बात नहीं छिपाई थी कि उन्हें उस सुबह ग्रेड ग्रुप कार्यालय में परीक्षा के लिए बुलाया गया था। हालांकि युआन चुलिंग और चेंग यानान ने उस समय तांग शियू की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया और उन्हें विश्वास नहीं था कि तांग शियू 712 का उच्च स्कोर हासिल कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ा। उस सुबह की चारों कक्षाओं के दौरान कक्षा में प्रवेश करते ही लगभग हर विषय के शिक्षक ने तांग शियू की जमकर प्रशंसा की। कुछ शिक्षकों ने तो तांग शियू को मंच पर खड़े होकर मासिक परीक्षा प्रश्नपत्र समझाने के लिए सीधे आमंत्रित भी किया। हालांकि कक्षा 10 के छात्र अपने अंकों में थोड़े पीछे थे, लेकिन इसका कारण केवल ये था कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, न कि इसलिए कि उनमें बौद्धिक समस्याएं थीं। एक शिक्षक द्वारा तांग शियू के प्रति पक्षपात दिखाना एक संयोग हो सकता है। 2 शिक्षकों द्वारा तांग शियू के प्रति पक्षपात दिखाना एक संयोग माना जा सकता है। जब सभी शिक्षकों ने तांग शियू के प्रति पक्षपात दिखाया तो केवल एक ही संभावना थी। तांग शियू के शैक्षणिक प्रदर्शन ने पहले ही इन शिक्षकों को प्रभावित कर दिया था, जिससे उन्हें उनकी वास्तविक प्रशंसा और मान्यता प्राप्त हुई थी। बॉस के हाई स्कूल के पहले साल के बाद ही उसके ग्रेड एकदम गिर गए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो सच में पिछड़ गया? वो तो बस परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं से थक गया था, इसलिए उसने जानबूझकर पढ़ाई में लापरवाही बरती और परीक्षाओं में अपनी असली काबिलियत छिपा ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस तुम्हें पहला स्थान देगा, और तुम न सिर्फ शुक्रगुजार नहीं हो बल्कि उसका पूरा अपमान भी कर रहे हो। अब जब बॉस गंभीर हो गया है तो मैं देखना चाहूंगा कि तुम खुद की तुलना उससे किस आधार पर करोगे। तुम किसी काम के नहीं हो और वो बूढ़ा बाघ क्यू भी किसी काम का नहीं है। बॉस ने असल में कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अपनी असली काबिलियत दिखाने की योजना बनाई थी, लेकिन तुम लोगों ने हद से ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाया। न सिर्फ बॉस को 5वीं कक्षा से बाहर निकाल दिया, बल्कि स्कूल से भी निकालने की कोशिश की। इसलिए बॉस के पास ताकत दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, ताकि तुम जैसे घमंडी लोगों की आंखें खुलें और तुम अब किसी को भी संकीर्ण नजर से न देखो। यांग जियान के अचंभित चेहरे को देखकर युआन चुलिंग को बेहद खुशी हुई। इससे पहले कि यांग जियान कुछ कह पाता, उसने अपने दिल में दबे सारे विचार एक मशीन गन की तरह झटपट उगल दिए। युआन चुलिंग के अपमान का सामना करते हुए यांग जियान वास्तव में कुछ शब्दों में बहस करना चाहता था, या यहाँ तक कि युआन चुलिंग से निपटने के लिए सीधे शारीरिक हिंसा का सहारा लेना चाहता था। हालांकि युआन चुलिंग की तीखी जुबान का लंबे समय से अनुभव कर चुके यांग जियान को पता था कि युआन चुलिंग से आगे निकलने का एकमात्र क्षेत्र शैक्षणिक प्रदर्शन था। बहस करने के मामले में वह युआन चुलिंग से मीलों पीछे था। जहां तक लड़ाई की बात है, वह युआन चुलिंग के मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरता था। कक्षा में पहला स्थान तांग शियू को मिला, तुम्हें नहीं। तुम्हें इतना गर्व क्यों है? यांग जियान ने चारों ओर देखा, पाया कि तांग शियू बुलेटिन बोर्ड के पास नहीं थी। उसने होंठ सिकोड़े व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की ओर जाने के लिए मुड़ गया। मैं तांग शियू मेरा बॉस है, क्या मैं उसके लिए खुश नहीं हो सकता? यांग जियान के शब्दों से युआन चुलिंग इतना आहत हुआ कि वह काफी देर तक सांस नहीं ले पाया। यांग जियान के भीड़ में गायब हो जाने के बाद ही उसने भीड़ पर चिल्लाया। भीड़ में मौजूद सू जियांग फेई ने युआन चुलिंग और यांग जियान के बीच की बातचीत को स्पष्ट रूप से सुना और उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उस सुबह परिणाम सूची घोषित होने से पहले ही सू जियांग फेई को यह खबर मिल चुकी थी कि तांग शियू ने पूरे ग्रेड की मासिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वह सुबह सू जियांग फेई के लिए एक बेहद कष्टदायक अनुभव था, क्योंकि सू जियांग फेई के चारों ओर मौजूद सभी लोगों ने अपने और उसके बीच एक स्पष्ट रेखा खींच ली थी और सभी लोग तांग शियू और युआन चुलिंग के चारों ओर जमा हो गए थे। सू जियांग फेई, जिसे हमेशा ध्यान का केंद्र बनना पसंद था, अचानक एक अकेला व्यक्ति बन गया। जो शिक्षक आमतौर पर सू जियांग फेई पर बहुत स्नेह बरसाते थे, वे आज मानो उसकी मौजूदगी को ही भूल गए थे। उनकी निगाहें पूरी तरह से तांग शियू पर टिकी हुई थीं। हालांकि तांग शियू और युआन चुलिंग दोनों ने सू जियांग फेई का मजाक नहीं उड़ाया, फिर भी अन्य छात्रों की निगाहें उसे पीठ में चुभे कांटों की तरह बेचैन और असहज महसूस करा रही थीं। कक्षा में बैठना उसे पहले कभी इतना असहज नहीं लगा था। ये दिन तांग शियू के उत्थान का दिन बनने के लिए नियत था। ये दिन शिंगचेंग नंबर 1 हाई स्कूल के कई छात्रों के लिए एक ऐसा दिन था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, मुझे पता था कि मेरा बॉस कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। देखो देखो, तुम्हारे अधीनस्थों की सूचना जुटाने की क्षमता कितनी खराब है। वे मेरे लोगों जितने अच्छे नहीं हैं। जिची रिजॉर्ट में लॉन्ग जेनेलिन को एक टेक्स्ट मैसेज मिला और वह जोर से हंस पड़ा। फिर उसने अपना फोन अपने सामने बैठे एक युवक को दे दिया। 712 अंक, शिंगचेंग नंबर 1 हाई स्कूल के सीनियर ईयर की मासिक परीक्षा में पहला स्थान। ये स्कोर कुछ खास साबित नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा ये दिखाता है कि वह पढ़ाई में अच्छा है। क्या आपको लगता है कि एक किताबी कीड़ा अमीर दूसरी पीढ़ी के बच्चों से ज़ैशानपिन को छीनने में हमारी मदद कर सकता है? लॉन्ग जेन्यू ने अपने फोन पर मैसेज देखा और बेपरवाही से कहा, भाई बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लो, ठीक है? तांग शियू की अवलोकन और गणना क्षमता वाकई कमाल की है। क्या उन अमीर दूसरी पीढ़ी के बच्चों ने नहीं कहा था कि झाइशानपिन किसे मिलेगा? ये पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर करता है। तांग शियू के अलावा क्या शिंगचेंग में कोई और जुआ विशेषज्ञ
है जो तुम्हारी मदद कर सके। अपने बड़े भाई को इतना जिद्दी देखकर लॉन्ग जेनेलिन चिंतित हो गया। ये सुनकर लॉन्ग जेन्यू चुप हो गया। लॉन्ग परिवार ने खानपान व्यवसाय से शुरुआत की और 50 वर्षों से इस उद्योग में सक्रिय है। लॉन्ग परिवार के खानपान व्यवसाय ने शूनकिंग प्रांत में पहले ही एक प्रमुख स्थान हासिल कर लिया है। हालांकि पिछले 2 वर्षों में समग्र आर्थिक माहौल अच्छा नहीं रहा है, जिसके चलते खानपान उद्योग में मुनाफा लगातार कम होता जा रहा है। लॉन्ग परिवार ने बाजार में बदलाव लाने के उपाय खोजने शुरू किए और फिर पर्यटन खानपान पर ध्यान केंद्रित किया। व्यापक बाजार अनुसंधान और मौके पर निरीक्षण के बाद लॉन्ग परिवार ने झाइशानपिंग को अपना लक्ष्य बनाया, जो मुख्य शहरी क्षेत्र से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। हालांकि लॉन्ग परिवार द्वारा झाइशानपिंग पर कोई कदम उठाने से पहले ही अचानक ये खबर फैली कि झाइशानपिंग को शूनकिंग प्रांत की समग्र शहरी और ग्रामीण नियोजन योजना में शामिल कर लिया गया है और झाइशानपिंग अपने अद्वितीय 600 साल के इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक परिदृश्य के साथ एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल बन गया। ये जानकारी फैलने के बाद शूनकिंग प्रांत के धनी दूसरी पीढ़ी के लोग झाइशानपिंग की ओर उमड़ पड़े, इस उम्मीद में कि उन्हें भी इसका कुछ हिस्सा मिल जाएगा। शुरू में दूसरी पीढ़ी के वे धनी व्यक्ति झाइशानपिंग के विकास को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि लॉन्ग परिवार भी इस जमीन पर नजर रखे हुए है, तो उनका आत्मविश्वास तुरंत बढ़ गया। क्योंकि लॉन्ग परिवार ने पिछले कुछ वर्षों में जिन परियोजनाओं में निवेश किया था, वे सभी पिछली परियोजना की तुलना में अधिक लाभदायक रही थी और ऐसा लगता था कि लॉन्ग परिवार कभी असफल नहीं हुआ था, जिससे लॉन्ग परिवार के निवेश क्षेत्र उद्योग के सभी निवेशकों के लिए एक मानदंड बन गए थे। हालांकि शूनकिंग प्रांत में लॉन्ग परिवार के प्रभाव के कारण और चूंकि लॉन्ग परिवार ने ही सबसे पहले झाइशानपिंग को अपना निशाना बनाया था, इसलिए शूनकिंग प्रांत के धनी दूसरी पीढ़ी के व्यक्तियों ने लॉन्ग परिवार से झाइशानपिंग को जबरदस्ती छीनने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उनके पास लॉन्ग परिवार पर दबाव बनाने के लिए एकजुट होने के अलावा कोई चारा नहीं था, जिसके चलते एक दांव खेला गया। जो भी इस दांव में जीतेगा, उसे झाइशानपिंग के विकास के अधिकार मिल जाएंगे। ये युवा पीढ़ी के लिए एक परीक्षा या उत्तराधिकारियों को तैयार करने का एक तरीका प्रतीत होता था। इस बार झाइशानपिंग परियोजना के लिए प्रतिस्पर्धा के संबंध में विभिन्न परिवारों के बुजुर्ग सभी निष्क्रिय रहे, जिससे धनी दूसरी पीढ़ी के व्यक्तियों को नियमों के दायरे में रहकर प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिली। ये पहली बार था जब लॉन्ग जेन्यू किसी परियोजना के विकास की जिम्मेदारी स्वतंत्र रूप से संभाल रहा था। महत्वाकांक्षी होने के बावजूद उसने कभी नहीं सोचा था कि परियोजना का कार्यभार संभालते ही उसे दूसरों के संयुक्त हमले का सामना करना पड़ेगा। इन लोगों द्वारा सुनियोजित ढंग से आयोजित जुए के खेल में फंसकर लॉन्ग जेन्यू खुद को घिरता हुआ पाया। घोर हताशा में वह केवल अपने छोटे भाई से मदद मांग सकता था, जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसका छोटा भाई, जो आमतौर पर एक राक्षस की तरह चालाक था, के मन में एक अजीब विचार आया और उसने वास्तव में उसे एक साधारण हाई स्कूल के छात्र की सिफारिश कर दी, जिससे लॉन्ग जेन्यू को झाइशानपिंग के विकास अधिकार हासिल करने के बारे में और भी कम विश्वास हो गया।